SEC डिजास्टर मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम ही मैंने आपको बताया था, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है और उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन, यानी जो भी आपदाएं आती है, तो प्राकृतिक आपदा भी आती है, तो उन आपदाओं से, उन घटनाओं से आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ कौन कौन सी डिजास्टर होती है वो भी आपको जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भूकंप के बारे में ये क्वेश्चन 100% रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पर, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें, और इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी ऐड करेगा, कारणों तथा इसके परिणाम को भी बताए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारण भी, परिणाम भी, और हो सकता है इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर हम लोग कारण को देख लेते हैं, फिर परिणाम को देख लेंगे, उसके बाद फिर बचाव से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भूकंप को समझ लेते हैं कि भूकंप है क्या। भूकंप का शाब्दिक अर्थ भूमि का कंपन है। भूकंप जो नाम है, ये जो शब्द है, इसका जो अर्थ है उसे कहा जाता है भूमि का कंपन, जिसका मतलब है भूमि के भीतर होने वाला कंपन या फिर हलचल। भूमि मतलब जानते हो जमीन, और जमीन में अगर हलचल होती है, अचानक जमीन कांपने लगती है, तो उसी को ही भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है वह बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। भूकंप जैसे ही कांपता है, अचानक हलचल होती है, तो जैसे ही कांपेगा तो अंदर में कहीं ना कहीं ऊर्जा मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। वह एनर्जी बाहर में निकलना चाहेगी, क्योंकि कभी भी याद रखिएगा, जो भी चीज अनबैलेंस होती है ना वातावरण में, प्रकृति में, तो वह बैलेंस होना चाहती है। जैसे आप एक बर्तन में, यहाँ पर आप बर्तन में क्या कीजिएगा, पूरा पानी भर लीजिएगा। पूरा पानी भरने के बाद आप देखिएगा, यहाँ से आप एक कटोरी अगर पानी निकाल लेते हो तुरंत, तो फिर आसपास के जो भी पानी है वह तुरंत दौड़ आते हैं यहाँ पर पानी भरने के लिए, यानी हमेशा हर चीज में वह बैलेंस बनाना चाहते हैं। उसी तरीके से पृथ्वी में भी क्या होता है, जहां भी अगर प्लेटों में हलचल होती है, तो अगर प्लेट कंपन करती है इस तरीके से, शुरू में इस तरीके से था, तो नीचे वाला जो एनर्जी है, ठीक है, जिसको बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा, वह बाहर निकलना चाहती है। समझ में आया ना, बैलेंस बनाने के लिए। और उसी को ही बोला जाता है भूकंपीय तरंग, जो बाहर निकलना चाहती है। भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, और पृथ्वी की जो अवस्था उसमें परिवर्तन होने लगता है। पृथ्वी पहले ऐसे थी या फिर ऐसे थी, तो कहीं कहीं इस सीधा वाला आपका टेढ़ा हो जाएगा, या फिर ये वाला इस तरीके से हो जाएगा। मतलब इसकी जो अवस्था है, जिस तरीके से था उस तरीके से नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है, जो छोटे या विशाल दोनों रूप में हो सकता है। भूकंप बड़े पैमाने पर भी होती है, जैसे कि नेपाल के एरिया में भूकंप बहुत तेजी से होता है, वहां पर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त दुर्घटना होती है। लेकिन भारत में भी भूकंप आता है, लेकिन उतना ज्यादा क्षतिग्रस्त या फिर ज्यादा प्रभाव इसका नहीं मिलता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है, और जो भूकंप के तरंग है, इन तरंगों को, ठीक है, याद रखिएगा, भूकंप के तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है। अभी हमने क्या देखा, भूकंप के तरंगों को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, या ऐसा यंत्र है। जबकि भूकंप कितना तेज आया, कितना कम आया, इसकी तीव्रता को जांचने के लिए रिक्टर पैमाना का यूज किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका भूकंप के बारे में क्या है। अब समझते हैं, यहाँ पर मैंने हेडिंग यहाँ पर देना भूल गया, तो आप हेडिंग दे दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसके प्रभाव, मतलब इसके कारण, यानी भूकंप के कारण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है या फिर वर्णन किया गया है, ये आप हेडिंग लिख दीजिएगा। समझ गए होंगे। अब देखिए एक एक करके सारे कारण। सटीक और अच्छा कारण है, आप इसे लंबा भी कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि, अब ये क्या है समझिए, इसको याद करना जरूरी है, नंबर मिलेंगे अच्छा खासा। पृथ्वी की सतह कई बड़े हिस्से यानी प्लेटों में बटी होती है। पृथ्वी की जो सतह है वह कई प्लेटों में बटी होती है। प्लेट समझते हो ना, जैसे कि आपको लगता है कि पृथ्वी इस तरीके से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ऊपरी परत कुछ अलग प्लेट है, फिर उसके नीचे कुछ अलग प्लेट है, फिर उसके नीचे कुछ अलग प्लेट है, फिर उसके नीचे अलग है। इस तरीके से अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है पृथ्वी। कोई प्लेट कमजोर है, नाजुक है, कोई प्लेट पथरीला जैसा है, कोई प्लेट मिट्टी के जैसा है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेटों में क्या है, ये बटा हुआ है पृथ्वी। ये प्लेटें हर समय धीरे धीरे क्या होती है, हिलती रहती है। ये भी आपको जानना होगा। जो
पृथ्वी की जो प्लेटें वो हिलती है, वाकई में हिलती है, आपको महसूस नहीं होगा लेकिन ये हिलती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है या अलग हो जाती है टकराने के बाद, या फिर एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, जिस कारण से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा रिलीज होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ज्योग्राफी वाले के लिए तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि इसके बारे में जहां अगर हम बोले तो वो समझ जाएंगे ये होता क्या है। समझिए ध्यान से, जैसे कि पृथ्वी का ये एक प्लेट है, यहां से लेकर ये वाला, और ये इधर एक और ये इधर प्लेट है, ठीक है। अब ये हमेशा ये हिलती रहती है, अचानक किसी कारणवश ये बहुत तेज आपस में हिल गई या फिर टकरा गया, तो क्या होता है, ये जो प्लेट है ना वह इसके ऊपर चला जाएगा इस टाइप से, और ये नीचे चला जाएगा इस टाइप से। तो ऊपर भी चली जाती है, ठीक है, या फिर नीचे भी चली जाती है, आपस में जो प्लेट टकराते हैं, या फिर अलग भी हो जाते हैं इस तरीके से। अगर वो इस तरीके से चिपके हुए हैं तो वह अलग भी हो जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। समझिए कि ये दोनों अलग हो गए इस तरीके से टकराने के बाद, या फिर ऊपर भी इस तरीके से चढ़ जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने के कारण क्या होता है, भूकंप आता है, ठीक है। ये भी रीजन है, या ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो भूकंप होता है, और यह भूकंप का सबसे सामान्य कारण है, यानी नॉर्मल कारण है, यानी अधिकतर इसी कारण से ही भूकंप आता है। इसलिए हमने सबसे पहले इस रीजन को लिखा। ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस नॉर्मली आपको लिखना है कि इसमें पृथ्वी की जो सतह है वह कई प्लेटों में बटी हुई है, और पृथ्वी की जो सतह है, जो प्लेटें हैं, वो क्या होती है, कहीं ना कहीं आपस में गतिविधि करती है, और उस गतिविधि के कारण आपस में टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो कभी कभी प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। और इन घटनाओं के कारण क्या होता है, बहुत मात्रा में एनर्जी या फिर ऊर्जा रिलीज होता है, मुक्त होता है, या फिर ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है, जिस कारण से भूकंप का निर्माण ले लेता है। यही आपको लिख देना है, और यह एक सामान्य रीजन है, कारण है भूकंप होने का। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा रीजन, ज्वालामुखी गतिविधि। यह आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पहाड़ है, पहाड़ी इलाका में ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर नीचे बहुत सारा मैग्मा पिघला हुआ रहता है। मैग्मा किसे कहते हैं, एक ऐसा आग का लावा, ठीक है, जो गर्म होता है, पत्थर ही पिघला हुआ रहता है, वो आग का लावा रहता है। तो वो क्या करता है, वो गर्म चीज जो है ना वो हमेशा बाहर निकलना चाहेगी, तो वो बाहर निकलने के लिए ऐसा जगह ढूंढता है जहां पर पृथ्वी की जो परत है, सतह है, वो कमजोर हो, क्योंकि मजबूत जगह वह बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जहां भी पतला जगह रहता है, जैसे कि यहाँ रहा, तो ये धीरे धीरे बहकर जाएगा और यहाँ पर निकलना चाहेगा, निकलने की प्रक्रिया में ब्लास्ट करता है। अब जब ये ब्लास्ट करता है तो कहीं ना कहीं प्लेटों पर असर होगा, और क्या करते हैं, इस तरीके से पृथ्वी की जो सतह है, वो प्लेट है, वो गतिविधि करते हैं और भूकंप आता है। यही आपको यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा गया है, जब ज्वालामुखी के अंदर लावा और गैसें जमा होकर बाहर निकलने का रास्ता बनाती है तो कंपन पैदा होता है। यह कंपन भूकंप का कारण बनता है। ऐसे भूकंप ज्वालामुखी के पास ज्यादा महसूस होती है, और इन्हें ज्वालामुखीय भूकंप कहा जाता है। तो जहां पर ज्वालामुखी वाला एरिया है वहां पर तो ज्यादा तेज कंपन होगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी कंपन बहुत कम हो जाएगी। तो इसके नजदीक वाले क्षेत्र में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और इसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी भूकंप। तीसरा जो रीजन है भूकंप का वो है भूस्खलन, भूमि धंसना। दोनों का मीनिंग एक ही है। भूस्खलन का मतलब होता है एक बड़ा सा पृथ्वी का भाग धंस गया, ठीक है, उसी को भूस्खलन बोला जाता है। तो कभी कभी भारी बारिश के कारण, बर्फ पिघलने या कमजोर मिट्टी के कारण पहाड़ों से बड़ी चट्टानों और मिट्टी खिसक जाती है। इससे पृथ्वी में हलचल होती है और भूकंप पैदा हो सकता है। यह भूकंप पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है। जैसे कि ये पहाड़ है, समझिए ध्यान से, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मिट्टी वाला पहाड़ है, और अचानक ये वाला हिस्सा क्या हुआ, धंस कर यहाँ चला गया, यहाँ पर, तो जिस कारण से भी कहीं ना कहीं भूकंप होती है। या फिर इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ा चट्टान है, तेज बारिश होने के कारण, हवा होने के कारण, तूफान होने के कारण ये क्या किया, तो पत्थर क्या होता है, खिसक जाता है, और खिसकने के दौरान कहीं ना कहीं वो पृथ्वी से बहुत तेजी से टकराती है, और इससे भी भूकंप होता है। यानी भूस्खलन का मतलब पृथ्वी का ही भाग, जो पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी वाले जो एरिया होता है, वहीं पर जो पहाड़ होते वक्त बहुत बड़े पैमाने पर खिसक जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी का एक भाग या पहाड़ का ही भाग, उसके कारण भी भूकंप आता है, ठीक है, और भूकंप पैदा हो सकता है, या भूकंप पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 4th नंबर, मानव जनजाति गतिविधियां। तो देखिए मानव जनजाति गतिविधियां कैसे भाई भूकंप ला सकता है। देखिए यहाँ पर इंसानों द्वारा की गई गतिविधियां, जैसे कि खनन का मतलब होता है कोई भी खनिज को गहराई तक खोदकर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, जैसे कि कोयले का खान, हम लोग जो खदान खोदते हैं उसको खनन बोला जाता है। तो खनन, बड़े बांध बनाना, परमाणु परीक्षण, या जमीन से पानी निकलना,
ये सारा भी क्या है, एक भूकंप का कारण हो सकती है। ये भूकंप आमतौर पर छोटे होते हैं लेकिन कभी कभी नुकसान भी कर सकते हैं। देखिए खनन जब होता है, जैसे कि ये पृथ्वी है, समझिए ध्यान से, और खनन किस प्रकार से होता है, इस तरीके से थोड़ी ना कि नीचे यहाँ पर इस तरीके से खनन करेंगे, ऐसे नहीं होता है। खनन कहने का मतलब है जहां खनिज आपका उपलब्ध है उसी तरीके से खनन होती है। जैसे कि कोयले की खदान आप देखे होंगे तो इस तरीके से पूरा एकदम गुफा के जैसा होता है और इस तरीके से अंदर में ही पूरा खोखले जैसा खोद देते हैं। अब बताइए यहाँ पर पृथ्वी धंसेगी कि नहीं। अब जब ये धंसेगी तो कहीं ना कहीं आपस में भी पृथ्वी कंपन होगी, तो इसके कारण भी भूकंप होता है। ये रीजन हो गया। अब बांध वाला सिस्टम क्या है, जैसे कि एक नदी है, ठीक है, इस नदी को रोककर बांध बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर पानी यानी जल एक प्रेशराइज के तौर पर यानी प्रेशर में यहाँ पर जमा होता है, इनको रोका जाता है। अब इनको रोका जाता है एक नदी वाले पानी को। आप देख सकते हो कि नदी कितना बड़ा होता है। हम लोग अगर झारखंड वाले अगर नदी को देखेंगे, खास करके गंगा नदी, यमुना नदी, तो लगेगा कि ये समुंदर है यार। तो इतने बड़े एरिया वाले पानी को अगर रोक कर रखेंगे तो क्या होता है, ये पृथ्वी के अंदर में जो चट्टाने होती है, तो इस पानी के अंदर में भी चट्टाने होगी, समझ में आया ना, जो सतह होगा उस चट्टानों पर ये प्रेशर डालता है। जब इधर से इसको रास्ता नहीं मिलता है तो ये चारों तरफ प्रेशर डालता है, कहीं ना कहीं हमको निकलना है, क्योंकि नदी का काम ही है बहना, और उनके रुकावट अगर आप बनोगे तो ये रास्ता ढूंढेगी। और पत्थर को, जमीन के अंदर में जो पत्थर है, चट्टाने, बड़े बड़े चट्टान, बहुत बड़े बड़े, तो उन चट्टानों को जब प्रेशर डालता है और चट्टान जब हिलती है तो उस कारण से भी भूकंप उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बड़े बांध बनाना। परमाणु परीक्षण भी जमीन के अंदर में होता है या फिर जल में होता है, तो उस कारण से भी क्या होता है, पृथ्वी कंपन होती है। ये सारी गतिविधियां हैं जो मनुष्यों के द्वारा होती है और इसके कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, फॉल्ट लाइनों की गतिविधि। अब ये क्या है वो समझिए। देखिए एक भी रीजन आप इग्नोर मत कीजिएगा, सब याद कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर फॉल्ट लाइन यानी दरार जो होती है, पृथ्वी है, अब अचानक कहीं पर, ठीक है, इस तरीके से दरार रहती है, बहुत गहरा दरार, समझ रहे हो ना। इन दरारों के पास प्लेटों में तनाव बढ़ता है। जब यह तनाव अचानक टूटता है तो कंपन पैदा होती है और यह कंपन भूकंप के रूप में महसूस होता है। यानी कि छोटा सा दरार है, ये प्लेट है, ठीक है। अब ये अचानक क्या होता है, तनाव कहने का मतलब है सूखता है। समझिए कि लकड़ी जैसे अगर थोड़ा सा फटा हुआ अचानक वह सूख गया तो वह पूरे तरीके से टूट जाता है। उसी तरीके से पृथ्वी की प्लेटों में भी होती है। ये दरार है, अचानक सूख गया या कंपन होती रहती है तो क्या होता है, इसमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव का मतलब एक खिंचाव उसमें उत्पन्न होता है, इस कारण क्या होता है, ये कंपन करती है और इस कंपन से भूकंप महसूस होती है। तो ये रीजन है। अब समझते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। प्रभाव का मतलब भूकंप हो गया, अब भूकंप होने के बाद क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, उसका क्या नुकसान होता है वो हम लोग देखेंगे। तो भौतिक प्रभाव सबसे पहले अगर देखा जाए तो इमारतों का गिरना और इसके अलावे पुलों का टूटना, सड़कों में दरारें उत्पन्न होना, माल या फिर जान की क्षति पहुंचना, ठीक है, ये सारा रीजन आप इसमें लिख दीजिएगा अपने से बना के लंबा सा। भौतिक प्रभाव कहने का मतलब जो हम लोग देखते हैं भूकंप होते समय अपनी आंखों से, वो भौतिक प्रभाव में आएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक प्रभाव क्या होता है भूकंप से, तो भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गई, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये सारे प्राकृतिक प्रभाव है। समझ में आया ना, भूकंप के टाइम में ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा देखते हैं सामाजिक प्रभाव क्या होता है। तो समाज में क्या होता है, जो भी लोग हैं उनके जान की हानि होती है, नुकसान होता है, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान भी होता है, लोगों का घर द्वार सब खत्म हो जाता है। इसके अलावा विस्थापन, यानी जो भूकंप वाला एरिया है, अगर आपका घर टूट जाएगा तो फिर आप दूसरी जगह बसने के लिए चले जाओगे, तो ये भी रीजन है। तो ये सारे प्रभाव आप लिख दीजिएगा इसी तरीके से पॉइंट बनाकर। बाकी लास्ट में आप अपनी मर्जी से निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सतर्कता और भूकंप रोधी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, या फिर आप अपने से भी ऐड कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका, भूकंप आपदा के समय, यानी जो भूकंप आपदा है ना, आपदा है ना, तो इस भूकंप जैसी आपदा के समय करने एवं नहीं करने की व्याख्या करें। इसका मतलब क्या है, जैसे भूकंप आपदा आ जाती है, उस सिचुएशन में आप फंस जाते हो, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज डिफाइन करना है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताया था कि वो भी सिंपल है, आप आराम से एग्जाम में लिख कर आओगे, उसी तरीके से ये भी सिंपल है, आराम से लिख कर आओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक आती है और इसके कारण बड़ी हानि हो सकती है। ऐसे समय में सही कदम उठाना और गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। आइए इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझते हैं। भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब है
इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, अचानक आएगा और आएगा अचानक तो फिर पता नहीं क्या क्या मुसीबतें लेकर आएगी। इसीलिए पहले से ही हमें जानना चाहिए कि इसके आने के टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक पॉइंट पर डिफाइन करते। बहुत सिंपल है भाई, पूरा साधारण है, पॉइंट जो है ना पूरा साधारण है। और याद रखिएगा, मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे पॉइंट्स को ही आपको लिखना है, लेकिन इस वीडियो में आपको बोलूंगा अपने से पॉइंट्स बना सकते हो अगर आप समझ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए पहला पॉइंट क्या आपका, सुरक्षित जगह पर जाए। सबसे पहले अगर भूकंप की आपको संभावना पता चल जाती है, खबर पता चल जाती है कहीं से भी, आपको क्या करना है, एक सुरक्षित जगह पर चले जाना है। भूकंप के समय तुरंत एक सुरक्षित स्थान की तलाश करें। अगर आप घर के अंदर है तो मजबूत मेज, फर्नीचर या किसी ठोस बने हुए चीज से वहां पर उसके नीचे छिप जाए। यानी जो भी, जैसे कि आपका अगर मजबूत बना हुआ जो बेड है आप उसके नीचे चले जाइए, या फिर जो भी फर्नीचर है, टेबल है, उसके नीचे आप जा सकते हो। मजबूत बनी हुई चीज, ऐसा नहीं कि अगर छत का मलबा गिरे तो वो भी चापट हो जाए, ऐसा नहीं। मजबूत चीजों के नीचे आपको पकड़कर कसकर रखना है। अगर मेज उपलब्ध नहीं है तो दीवार के पास जमीन पर बैठे, यानी ये आपका दीवार है, ठीक है, तो इस दीवार के पास यहाँ पर आपको जमीन पर बैठ के रहना है, लेट कर भी नहीं रहना है। और आप अपने माथे में हाथ को रख लेना है, या फिर किसी भी चीज से, तकिया वगैरह चीज से आप अपने माथे में उसको रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, किसी तरीके से आपके माथे में कुछ गिरेगा तो माथा आपका बचा रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अपने सिर और गर्दन को हाथों से ढके, खिड़कियों, कांच और भारी वस्तुओं से दूर रहे। अगर आप बाहर हैं तो खुले मैदान में जाए, सबसे अच्छा यही चीज है। इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों और पुलों से दूर रहे। जहां पर गाड़ी जाती है, नीचे नदी वगैरह कुछ रहता है तो उस जगह से आपको दूर रहना है। खुले स्थान में जमीन पर बैठ जाए और भूकंप रुकने तक वहीं रहे। जब तक भूकंप नहीं रुकेगा तब तक आपको उसी मैदान में ही रहना है। सुरक्षित जगह पर जाने से चोटों का खतरा, आपके ऊपर जो भी मुसीबतें हैं वो कम हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान भाषा में है, समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको अच्छे से वीडियो को सुनना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, शांत रहना है। शांत रहना, अब ये बोलिएगा कि इतना सिंपल पॉइंट्स आपके बता रहे, देखिए यही चीज आपको जानना है। दुर्घटना से बचना है तो आपको सिंपल वे में समझाना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर बाई चांस किसी दुर्घटना में अगर आप फंस जाते हो सकता है आप यहाँ से किसी दूसरे राज्य में जाते हो, वहां पर भूकंप की संभावना आती है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे निपटोगे ये तो जानना जरूरी है। तो आपको शांत रहना है। शांत रहने का क्या मतलब है, देखिए भूकंप के दौरान घबराना खतरनाक हो सकता है। घबराहट में लोग गलत फैसले ले सकते हैं, जैसे इमारत से बाहर भागना, हो सकता है कि आप बिल्डिंग से कूद जाओगे, जो खतरनाक हो सकता है। शांत रहे और गहरी सांस ले। अगर आप दूसरों के साथ हैं तो उन्हें भी शांत रहने को कहे, यानी उनको भी आश्वासन देना है, उनको डराना नहीं है। अब क्या करेंगे यार, मर जाएंगे हम लोग, नहीं बचेंगे, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत ही दुविधा भरी हो जाती है डरने से। अपनी स्थिति का आकलन करे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाए और अपनी स्थिति को देखे कि क्या यहाँ से हम लोग इस इमारत से, इस घर से निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सुरक्षित स्थान पर जाना है। घबराहट में दौड़ने या चिल्लाने से चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। शांत दिमाग से आप सही कदम उठा पाएंगे। याद रखें, घबराहट से बचकर आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। यानी घबराहट आपके अंदर में नहीं रहेगी, खुद भी सुरक्षित रहेंगे इन सिचुएशन में और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, यहाँ पर ये रेड में है लेकिन ये ब्लू में होना चाहिए कलर, खैर छोड़िए उससे मतलब नहीं। ये तीसरा पॉइंट है, गर्दन और सिर दोनों को बचाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। जैसे कि आप भयावह भूकंप के पास आप हो और आप सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच पाते हो, सबसे पहले उस सिचुएशन में आपको पैर टूटने से नहीं आपको बचना है या फिर हाथ टूटने से, लेकिन गर्दन और सिर को जरूर बचाना है। ये आपको जरूरी है ताकि आपकी जान बची रहे, जो रेस्क्यू टीम है फिर आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकेगी। तो भूकंप के समय सिर और गर्दन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। गिरने वाली वस्तुएं जैसे कि छत, फर्नीचर या फिर मलबा गंभीर चोट पहुंचा सकती है। अपने हाथों से सिर और गर्दन को ढके। अगर संभव हो तो बैग, तकिया या कोई मजबूत वस्तु का उपयोग करें अपने गर्दन और माथे को ढकने के लिए। दीवार के पास बैठे ताकि आपकी पीठ सुरक्षित रहे। सिर और गर्दन को सुरक्षित रखने से चोटों की संभावना कम हो जाती है। यह छोटी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है, इसलिए हमेशा अपने सिर और गर्दन की सुरक्षा का ध्यान रखें, चाहे आप घर के अंदर हो या फिर खुले मैदान में या फिर बाहर में हो। ये चीज आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, लिफ्ट का उपयोग ना करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि झारखंड में लिफ्ट का उपयोग कहाँ से सर, उतना हम लोग थोड़ी ना अमीर व्यक्ति है।
तो क्या झारखंड में उतना भूकंप आता है? नहीं आता है, उतना तेज भी नहीं आता है। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है, लेकिन जिस जगह भूकंप तेज आती है, वहां तीव्र होती है, तो उस जगह पर अगर बाई चांस आप रहोगे, तो वहां पर वहां की सिचुएशन के हिसाब से मैं सारा कुछ करवा रहा हूँ। लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग खतरनाक हो सकता है। भूकंप के झटकों से लिफ्ट फंस सकती है या बिजली भी कट सकती है, और जब बिजली कट जाएगी तो फिर आप फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो फिर हो सकता है कि वहां पर सांस घुटने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जिससे आप लिफ्ट में फंस सकते हो। इसके बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। अगर आप ऊपरी मंजिल पर है और बाहर जाना संभव नहीं है, तो वहीं रुके और सिर व गर्दन को सुरक्षित रखें। लिफ्ट का उपयोग करने से बचना आपको अनावश्यक जोखिम से आपको बचा सकता है। यानी लिफ्ट का उपयोग अगर आप नहीं करोगे, और ऐसा अगर संभव नहीं है कि आप नीचे नहीं आ सकते हो ऊंचे माले से, बिल्डिंग से, तो आप वहीं पर सुरक्षित रहिए, या फिर सीढ़ियों से आने का प्रयास करें, तो उससे कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भूकंप के दौरान लिफ्ट का उपयोग करना एक सामान्य गलती है, लेकिन यह गंभीर परिणाम दे सकती है। इसलिए हमेशा लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका रेडियो और मोबाइल पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है ना, वो मोबाइल में या फिर रेडियो में हमेशा वो चीज बताते हैं कि हम इस जगह पर हैं, कोई भी अगर फंसे हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें या फिर हमें सूचना दें। तो इस तरीके से ये चीज पर भी आपको ध्यान रहना जरूरी है, ताकि आपको वहां से रेस्क्यू टीम निकाल सके। भूकंप के दौरान और बाद में सही जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है। यानी भूकंप के दौरान और भूकंप से पहले भी याद रखिएगा, रेडियो से आप कनेक्टेड हो, मोबाइल से अगर आप कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, तो तुरंत आपको जानकारी मिलेगी कि भूकंप आने वाली है, या फिर भूकंप जो है वो इस जगह पर आ गई है। हो सकता है आपके एरिया में भी कुछ झटके महसूस होंगे। या फिर इसके दौरान भी अगर आप रेडियो से या फिर मोबाइल से कनेक्टेड रहोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको रेस्क्यू टीम के बारे में जानकारी मिलेगी। रेडियो, मोबाइल या फिर टीवी के जरिए सरकारी निर्देश सुने, यह जाने की स्थिति कैसी है और क्या करना सुरक्षित रहेगा। अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि वे भ्रम पैदा कर सकती है। सरकारी चैनल या भरोसेमंद समाचार स्रोतों से ही अपडेट ली। मोबाइल बैटरी बचाने के लिए गैर जरूरी एप्स बंद कर रखे। अगर इंटरनेट या मोबाइल सेवा बंद हो जाए तो रेडियो का उपयोग करें। सही जानकारी के लिए आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जानकारी की कमी से बचने के लिए सतर्क रहे। यानी अगर आप रेडियो ऑन करके रखोगे, मोबाइल का अगर उपयोग करोगे, तो उससे क्या होगा कि आप भूकंप से निपटने के लिए जो सरकार की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी सहायता दी जाती है, उनके बारे में पता चलेगा, और इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान कम होगी। 6वें नंबर, भाग दौड़ ना करे। भाग दौड़ ना करे कहने का मतलब है भूकंप के दौरान भाग दौड़ करना खतरनाक हो सकता है। लोग अक्सर डर के कारण इमारतों से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, जिससे चोट लगने या गिरने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आप घर के अंदर है तो वहीं रहें और सिर और गर्दन को सुरक्षित करें। अगर बाहर है तो शांत रहे और खुले स्थान की ओर बढ़े। भागने की कोशिश में आप खुद को और दूसरे को खतरे में डाल सकते हैं। अपने कदमों को नियंत्रित रखें और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाएं। भाग दौड़ से बचना भूकंप के दौरान आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। सबसे बड़ी बेवकूफी होती है लोग दौड़ते हैं। दौड़ना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप दौड़ोगे तो सही से दौड़ भी नहीं पाओगे जब भूकंप के झटके उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए 7 नंबर पॉइंट, खिड़की और शीशों से दूर रहना चाहिए। हालांकि मैंने बोला कि दीवार के पास बैठ जाना है, अब यहाँ पर खिड़की है, शीशे की खिड़की है, तो आप इस जगह पर मत बैठ जाइएगा। ऐसे दीवार के पास आपको बैठना है जहां पर शीशे की खिड़की या फिर नॉर्मल भी खिड़की ना रहे। भूकंप के दौरान खिड़की और शीशों से दूर रहना जरूरी है। भूकंप के झटकों से कांच टूट सकता है, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। खिड़कियों के पास खड़े होना या बाहर झांकना खतरनाक हो सकता है। दीवार के पास बैठे या ऐसी जगह जाए जहां कांच ना हो। घर के अंदर रहे, लेकिन खिड़की, दरवाजे और शीशे वाले फर्नीचर से दूरी बनाए रखे। कांच के टुकड़ों से बचने के लिए पैरों में जूते पहने। खिड़कियों से दूर रहकर आप चोट लगने से बच सकते हैं। यह एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण सावधानी है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका, भारी वस्तुओं के पास ना खड़े हो। यानी भूकंप के समय भारी वस्तुएं जैसे कि अलमारी हो गया, झूमर हो गया, पंखे हो गए, या फिर जो भी बड़े बड़े उपकरण, मशीन वगैरह होते हैं, वो गिर सकते हैं भूकंप के दौरान। इसके सामने आपको खड़ा नहीं होना है। इसके पास खड़े होना जानलेवा हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी जगह खड़े हो जहां भारी वस्तुएं ना हो। फर्नीचर, दीवार पर लगे चित्र या अन्य भारी चीजों से दूरी बनाए रखें। इसके अलावा अगर आप बाहर में हो तो पेड़ों के पास ना रहे, या फिर वाहन हो गए, या फिर खंबे हो गए, या इसके अलावा जो भी भारी भारी सामान है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, उसके सामने ना रहे। ठीक है, बाहर अगर रहते हो तो आपको खुले मैदान में ही जाना बेहद जरूरी है।
अगर आप ऐसी जगह है जहां तुरंत हटे और किसी सुरक्षित कोने में चले जाए, अगर आप ऐसी जगह है जहां पर तुरंत हटकर आप किसी कोने में जा सकते हो तो, या फिर सुरक्षित जगह पर जा सकते हो तो चले जाए। उन भारी चीजों के सामने ना रहे। अपने चारों ओर ध्यान से देखिए और खतरे वाली वस्तुओं से बचे। यह छोटी सी सावधानी आपके लिए बड़े हादसे को टाल सकती है। आगे देखिए 9 नंबर, बिजली के उपकरण ना छुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जो भी बिजली के उपकरण है, तार हो गए या फिर जो भी उपकरण है, टीवी, फ्रिज वगैरह, वो सारी चीजें आपको छूना नहीं है। भूकंप के दौरान बिजली के उपकरणों और तारों से दूर रहना जरूरी है। भूकंप के झटकों से तार टूट सकते हैं या उपकरण गिर सकते हैं, जिससे करंट लगने का खतरा होता है। बिजली के स्विच, तार या फिर उपकरणों को छूने से बचे। अगर बिजली लीक होने का संदेश हो तो तुरंत मुख्य स्विच बंद कर दे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बिजली का जो तार है वो कट कर जमीन में आ गया है या चारों तरफ फैल गया है, या फिर फर्श पर पानी फैला हुआ है, बिजली के तार भी नीचे गिरने की संभावना या कट गई है, तो उस सिचुएशन में जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ कर देना चाहिए। भूकंप के बाद भी बिजली उपकरणों का उपयोग करने से पहले उनकी जांच करें। अगर भूकंप खत्म भी हो गया तो उस सिचुएशन में भी आपको कुछ भी बिजली के उपकरण, तार वगैरह नहीं छूना है। जब तक पूरे तरीके से आपको सूचना नहीं मिल जाती कि हाँ जगह सुरक्षित हो गई है, तब तक आपको इन सभी चीजों को छूना नहीं है। बिजली से जुड़े जोखिम से बचकर आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमेशा सतर्क रहे और अनावश्यक उपकरणों का उपयोग ना करें। 10th नंबर देखिए, गाड़ी ना चलाए। गाड़ी ना चलाए इसका मतलब है कि भूकंप के दौरान गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। जैसे आपके मन में ये चीज आएगा कि गाड़ी से हम इस सुरक्षित जगह में चल जाते हैं, इस भूकंप वाले जगह से स्पीड भागकर, लेकिन ये गलतफहमी में रहोगे, नहीं जा पाओगे, ठीक है, गाड़ी भी नहीं चला पाओगे। सड़क पर झटकों के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो सकती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और भूकंप महसूस होता है तो तुरंत गाड़ी को सड़क के किनारे रोके, पुल, ऊंचे स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहे। गाड़ी के अंदर रहे और सिर को ढक कर सुरक्षित रहे। भूकंप के झटके खत्म होने तक गाड़ी को ना चलाए। यातायात और सड़क की स्थिति का आकलन करने के बाद ही आगे बढ़े। यह सावधानी आपको और दूसरों को सुरक्षित रखेगी। देखिए बहुत सिंपल वर्ड में है, उतना आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इन निर्देशों का पालन करके आप भूकंप के दौरान और बाद में भी, यानी भूकंप के टाइम में भी और बाद में भी अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करें। सुनामी आपको पता है ना किसे कहते हैं? सुनामी वाली मूवी देखी होंगे, हॉलीवुड मूवी, जैसे कि समुंदर जो होती है, ठीक है। अब समुंदर में अचानक क्या होता है किसी कारणवश, जैसे कि समुंदर के नीचे भी तो जमीन होती है, जैसे कि समुंदर है और मान के चलिए ये आपका धरती है, तो धरती में ये आपका ऊपर वाला जो परत है वो आपका धरती है, लेकिन समुंदर में ये सीधा यहाँ से ये वाला परत है। तो होता क्या है कि धरती के नीचे कहीं ना कहीं पिघली हुई मैग्मा रहती है। अब ये मैग्मा क्या करता है, रास्ता ढूंढती है कि कहां से मैं निकलूं। तो यह क्या करती है, समुंदर के किनारे ही सीधा चले जाती है, क्योंकि यहाँ की जो धरती है ना, यहाँ का जो धरती का जो तल है वो बहुत ही कमजोर है और यहाँ से वह निकलना चाहती है। जब यहाँ से इतना खतरनाक लावा निकलना चाहेगी तो यह अंदर में ही विस्फोट करती है, पानी के साथ रिएक्शन करती है, और जिस कारण से इतना गर्म लावा इस पानी में पड़ता है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक लहर उठती है इस प्रकार से, और इतना तेज लहर उठती है, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि सारा कुछ बहकर पूरा शहर पानी में डूब जाता है, समुद्र के किनारे वाला शहर। इतना खतरनाक लहर होता है। तो इन्हीं लहरों को ही क्या कहा जाता है, सुनामी। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहर, यानी सुनामी जो है ना वो जापान का शब्द है, ठीक है। ये जो सुनामी है वह जापानी शब्द है, हिंदी मत समझिएगा, याद रखिएगा ये जापानी है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है, बंदरगाह की लहर। बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह जो समुद्री किनारे पर जहां पर जहाज ठहरती है, तो बंदरगाह की लहर यानी समुद्र की ही लहर बोली जाती है। यह प्राकृतिक आपदा, समुद्र में अचानक उत्पन्न होने वाली विशाल और विनाशकारी लहरों को ही संदर्भित करती है। यानी ये जो सुनामी है वो किसे कहेंगे, तो जो प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में अचानक विशाल लहरें उठती है उसी को ही सुनामी कहेंगे। संदर्भित का मतलब होता है इसी लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। सुनामी आमतौर पर समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न हो सकती है। समुद्र के किनारे, समुद्र में क्या होता है कि अभी मैंने बताया ज्वालामुखी के कारण भी हो सकता है, लहरें उठ सकती है, सुनामी आ सकता है। इसके अलावे भूकंप भी होती है, ठीक है। भूकंप के कारण भी
क्या होता है कि यह इस हरकतों के कारण, जो भूकंप के कारण जो एनर्जी होता है जो बाहर रिलीज होता है, उसके कारण भी सुनामी उत्पन्न होती है। इसके अलावा भूस्खलन, भूस्खलन कहने का मतलब है बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर कहीं पर क्या होता है चट्टानें घसक जाती है या फिर बड़ा सा मिट्टी का एरिया घसक जाता है, इस कारण से भी क्या होता है सुनामी आता है। चलिए ये तो हम लोग देख लिए सुनामी के बारे में, अब इसके कारण देख लेते हैं। तो पहला कारण क्या आपका भूकंप, समुद्र के नीचे भूकंप होने से समुद्र की सतह ऊपर नीचे होती है, इससे पानी में बड़ी लहरें उठती है जो तट तक पहुंचकर सुनामी बन जाती है। जैसे कि नॉर्मल इस टाइप से समुद्र होते हैं, भूकंप जब आती है तो इस टाइप से ऐसे ऐसे लहरें उठने लगती है, और जब किनारे जाती है तो यही लहरें इस टाइप से इस तरीके से घूमने लगती है, ठीक है, और भूकंप के कारण सुनामी आ जाती है। इसके बाद देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने से पानी की बड़ी मात्रा विस्थापित होती है, इससे तेज और ऊंची लहरें उठती है जो सुनामी का रूप ले लेती है। भूस्खलन, समुद्र के अंदर या किनारे पर मिट्टी और चट्टानों के खिसकने से पानी में हलचल होती है। समुद्र के अंदर में या फिर समुद्र के किनारे पर भी मिट्टी या फिर चट्टान खिसक जाते हैं, जिस कारण से पानी में हलचल होती है और इस हलचल से सुनामी की लहर का जन्म होता है, यानी सुनामी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए उल्कापिंड का गिरना। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर उल्कापिंड नहीं गिरती है, लेकिन भूल है। उल्कापिंड, कई उल्कापिंड गिरी है, लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं उनको समुद्र में ही गिराते हैं, या फिर मैक्सिमम समुद्री इलाके में ही उल्कापिंड गिरती है, इसीलिए हमें कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावे कुछ उल्कापिंड क्या होता है कि हवा में ही जलकर राख हो जाते हैं, आते तो है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी जलता हुआ तारा बोलते हो, या फिर बोलते हो कि वह गिरता हुआ तारा या फिर टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, आप देखे होंगे जरूर कभी ना कभी, वो उल्कापिंड ही रहता है जो वायुमंडल में आते ही वह आग में बदल जाता है, ठीक है। और आग में जब बदल जाता है तो कभी कभी वो क्या होता है कि वो ऊपर में ही जलकर नष्ट हो जाता है, या फिर उसको वैज्ञानिक क्या करते हैं अपने उपकरण द्वारा क्या करते हैं वो समुद्र में गिराते हैं, इस कारण से भी सुनामी उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि कोई बड़ा उल्कापिंड समुद्र में गिरता है तो यह पानी को विस्थापित करता है, जिससे सुनामी जैसी बड़ी लहरें उठ सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं सुनामी के प्रभाव। सुनामी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो जान माल का नुकसान होता है, यानी सुनामी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों और जानवरों को नष्ट कर देती है, या हजारों लोगों की भी जान ले सकती है, बहुत ही खतरनाक होती है। दूसरे नंबर पर क्या प्रभाव है, आवास और बुनियादी ढांचे का विनाश करती है। घर, सड़कें, पुल सुनामी में बह जाते हैं, इनका फिर से निर्माण करने में बहुत समय और पैसा लगता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका प्राकृतिक संसाधनों की हानि हो जाती है। सुनामी के कारण तटीय पौधे, यानी जो भी समुद्र के किनारे पौधे रहते हैं लगे हुए, ठीक है, पेड़ रहते हैं, समुद्री जीव रहते हैं, इन सभी को नुकसान होता है, मछलियां और अन्य जीव भी मर जाते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर आर्थिक नुकसान। सुनामी से पर्यटन, मछली पकड़ने और व्यापार जैसे काम रुक जाते हैं, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान होता है। यानी सुनामी से क्या होता है, देखिए आर्थिक नुकसान में तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनके घर नष्ट हो जाते हैं, पूरे तरीके से उनका आवास नष्ट हो जाता है, तो ये भी आर्थिक नुकसान है। साथ ही साथ वहां पर जो भी मछली पकड़ने के लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका कोयला मिलता है झारखंड में ना, तो वहां पर मछलियां लोग पकड़कर अपनी जीविका करते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या होता है फिर लोग कई दिनों तक मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं, ये भी आर्थिक नुकसान है। और व्यापार भी होता है समुद्र के किनारे, सामान का आना जाना होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसके अलावे लोग क्या करते हैं समुद्र के किनारे में क्या करते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, यानी पर्यटन के तौर पर जाते हैं, तो इस चीज में भी रुकावट होती है, जिस कारण से भारी नुकसान होता है अर्थव्यवस्था में। चलिए इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य समस्या में क्या होता है, क्या प्रभाव, देखिए दूषित पानी और मृत शरीरों से बीमारियां फैलती है, जैसे कि इतना तेज अगर समुद्री पानी या फिर लहरें उठेगी और पूरे शहर में फैल जाएगा तो लोग मरेंगे, और पता नहीं किसका लाश किधर है किसी को पता नहीं रहेगा। सारा जो लाश है वो रेस्क्यू टीम सभी लाशों को थोड़ी ना ढूंढ पाती है, तो कुत्ते मर गए, बिल्ली मर गए, जानवर मर गए, मछली मर गए, इंसान मर गए, तो उनसे क्या होते हैं बीमारियां उत्पन्न होती है, वो सड़क गल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग मानसिक तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन जैसी समस्याओं का भी सामना करते हैं। आगे देखिए छठवां नंबर पर पर्यावरणीय प्रभाव। अब पर्यावरणीय प्रभाव कहने का मतलब है तटों का जो जमीनी बनावट है वो पूरे तरीके से बदल जाता है, और खारे पानी से खेती की जो जमीन है वो पूरे तरीके से खराब हो जाती है, इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। आगे देख लेते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, निवारण और प्रबंधन कैसे किया जाए। पहले नंबर पर देखिए सुनामी चेतावनी प्रणाली, यानी इसका निवारण के लिए आपको जो भी सुनामी की चेतावनी प्रणाली है उसको जानना जरूरी है। समुद्र में लगे सेंसर और उपकरण
समय रहते सुनामी की चेतावनी देते हैं। इससे जान माल का नुकसान कम होता है। एक सायरन भी बजता है। यहाँ कुछ घंटों में यहाँ पर सुनामी आने वाली है, तो उन सभी चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ इसके अलावे क्या क्या प्रबंधन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी जरूरी है। दूसरे पॉइंट पर तटीय सुरक्षा, यानी मजबूत तटबंध बनाए जाते हैं और पेड़ लगाए जाते हैं जो सुनामी की लहरों को रोकने में भी मदद करते हैं। यानी सुनामी को रोकने के लिए क्या करते हैं, किनारे वाले जो समुद्र के किनारे वाले जो लोग रहते हैं वो पेड़ पौधे लगाते हैं ज्यादा मात्रा पर, ताकि जो समुद्र के जो लहरें हैं या फिर पानी है वो इनके इलाके में ना प्रवेश करे। ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर देखिए आपदा प्रबंधन योजना। अब ये क्या है, तो सरकार और संस्थाएं प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री और रहने की जगह का इंतजाम करती है। यानी सरकार के द्वारा यहाँ पर जो सुनामी आती है उसका प्रबंध किया जाता है कि यहाँ पर जो भी समस्याएं हुई है उसको दूर किया जाए। नेक्स्ट देखिए जन जागरूकता, यानी लोगों को सुनामी से बचने के उपाय सिखाए जाते हैं। यानी जनता को जागरूक किया जाता है किस तरीके से आपको इन सिचुएशन से आपको निपटना है। जैसे ऊंचे स्थान पर जाना है जब भी सुनामी आए और समय पर सतर्क रहना है। तो इस तरीके से सुनामी एक प्राकृतिक घटना है और बहुत ही विनाशकारी घटना है, लेकिन अगर हम लोग वैज्ञानिक और तकनीक का उपयोग करेंगे तो इसके माध्यम से इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। भूस्खलन के कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। भूस्खलन, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या है। भू का मतलब होता है जमीन और यहाँ पर स्खलन का मतलब होता है खिसकना। जब जमीन खिसकती है तो उसी को ही भूस्खलन बोला जाता है। कभी कभी हमने भी आपको बताया होगा किसी वीडियो में, पहाड़ का एक हिस्सा क्या होता है, खिसक जाता है। तो जरूरी नहीं कि पहाड़ का एक हिस्सा ही खिसक जाए तभी भूस्खलन होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि पहाड़ के किनारे सड़क बने हुए रहते हैं, अब ये सड़क भी खिसक सकते हैं, सड़क भी टूट जाते हैं, जिस कारण से भी भूस्खलन होता है। समझ में आया ना। या फिर अचानक कोई जमीन जो है ना वो फट जाती है, जमीन में दरार आ जाती है, वो भी एक भूस्खलन ही है। हालांकि हमारे एरिया में, हमारे इलाके में नहीं होता है, लेकिन जहां पर ये जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में ये अधिक होता है। तो भूस्खलन का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर मिट्टी, चट्टानों और अन्य मलबे के खिसकने या गिरने से है। यानी इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी की सतह पर मिट्टी, चट्टानों और अन्य मलबे के खिसकने से है। यह ढलान वाले क्षेत्रों में अधिक होता है जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन अस्थिर हो जाती है। जैसे कि ये पहाड़ है, ये वाला एरिया अचानक तेज बारिश के कारण खिसक गया। ये नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे खिसक जाता है और इसी को ही भूस्खलन बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भूस्खलन के कारण हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक कारण सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन है जिस कारण से भूस्खलन होती है। सबसे पहले प्राकृतिक रीजन में भारी वर्षा, लगातार बारिश से मिट्टी कमजोर हो जाती है और खिसकने लगती है, इस कारण से भी भूस्खलन होता है। इसके अलावा भूकंप, जमीन के हिलने से भी ढलान की मिट्टी और चट्टानें खिसक जाती है, इससे भी भूस्खलन होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, यानी विस्फोट से आसपास की जो चट्टानें हैं वह मिट्टी, जो भी आसपास की जो चट्टानें हैं या फिर जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं खिसक जाती है, वह गुड़कने लगता है या फिर टूटने लगता है जो चट्टान है। ठीक है, और इस कारण से भी भूस्खलन होती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, ढलान पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मिट्टी को नीचे खींचता है या फिर चट्टानों को भी नीचे खींचता है, जिस कारण से भूस्खलन होता है। ये हमने देख लिया प्राकृतिक कारण। अब मानव जनित कारण। ठीक है, कोई भी लिखिएगा, मानव या जनजाति कारण, आराम से हो जाएगा, या मनुष्यों द्वारा भी। तो पहला देखिए निर्माण कार्य, यानी जो मनुष्य वो सड़कों का निर्माण, इमारतों का निर्माण, खदानों के लिए खनन जो करवाते हैं, पहाड़ों की खुदाई करते हैं, कटाई करते हैं, इससे भी भूस्खलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वनों की कटाई, यानी पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। यानी जहां पर आप देखिएगा पेड़ रहते हैं वो, उनके जो जड़ें होते हैं वो आसपास की जो मिट्टी है वो पकड़ कर रखती है, और पेड़ों को जब हम काट देंगे तो वो मर जाएंगे, जड़ें भी मर जाएगी, और इस कारण क्या होगा, वहां की मिट्टी क्या होती है, खिसकना शुरू कर देती है। पेड़ों की कटाई से मिट्टी कमजोर हो जाती है और भूस्खलन जैसा रूप का धारण कर लेता है। नेक्स्ट देखिए जल संसाधनों का उपयोग, पानी का अनियंत्रित बहाव मिट्टी की स्थिरता को प्रभावित करता है। यानी यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, नदी के पानी को रोक कर बाढ़ बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी भूस्खलन होता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर ये प्रेशर में है पानी, अब ये किनारे में हो सकता है, कोई पहाड़ वाला इलाका हो या कुछ भी हो, तो ये क्या करता है, इसके जड़ों में कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है, प्रेशर डालता है, इस कारण से भी यहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना होती है। क्योंकि इससे भूकंप भी होता है, और भूकंप जब होगा तो भूस्खलन ऑटोमेटिक हो जाएगा।
समझ में आया? इसके अलावा पानी का अनियंत्रित बहाव भी, तो वही रीजन है। नेक्स्ट देखिए खनन, जो अभी हमने आपको बताया कोयले की खान के लिए लोग खुदाई करते हैं, उससे भी क्या होता है, पहाड़ भी धंसने की संभावना उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। पहाड़ों की अंधाधुंध खुदाई से मिट्टी कमजोर हो जाती है, इससे भी भूस्खलन होता है। अब भूस्खलन जब हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव होता है वो देखिए। जान माल का नुकसान होता है, भूस्खलन से मकान, सड़कें और पुल नष्ट हो जाते हैं। कई बार यह जानलेवा साबित होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति भी होती है, यानी मिट्टी और वनस्पति का नुकसान होता है। पहाड़ों का भूगोल बदल जाता है, पहाड़ का जो जमीनी बनावट है वो पूरे तरीके से बदल जाता है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव क्या है, प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और बुनियादी ढांचे नष्ट होने के कारण आर्थिक गतिविधि रुक जाती है, यानी लोग आना जाना बंद कर देंगे। इससे कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ेगा। पुनर्निर्माण पर भी भारी खर्चा होता है, फिर से उस सड़कों को बनाने में भारी खर्च भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए जल स्रोतों पर प्रभाव, यानी मिट्टी और मलबे के कारण नदियों और झीलें दूषित भी हो जाते हैं। जैसे कि ये पहाड़ है, यहाँ पर ये मान के चलिए नदी है या फिर कोई झील है, यहाँ पर ये वाला टुकड़ा गिर गया तो पूरे तरीके से ये खराब हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है, जल भराव और बाढ़ की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा परिवहन में बाधा, यानी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कों और रेल मार्गों पर मलबा जमा हो जाता है, जिससे यातायात बाधित हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे भूस्खलन से बचाव के उपाय, क्या क्या इसके उपाय है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनीकरण और ढलानों को स्थिर रखने के लिए पौधे लगाना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर अगर आप पेड़ की कटाई नहीं करेंगे, ठीक है, वन लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो उनके जड़ों में क्या होगा, मिट्टी पकड़ी रहेगी, इससे भूस्खलन की संभावना कम रहेगी। ठीक है, निर्माण कार्यों के दौरान सावधानी बरतना और भूगर्भीय अध्ययन करना जरूरी है। लोग बिना अध्ययन के ही क्या करते हैं, सीधा मिट्टी की खुदाई करने लगते हैं। इसको अध्ययन करना चाहिए, किस तरीके से हमें खुदाई करनी है, किस तरीके से खनन करनी है, जिससे नुकसान ना हो, भूस्खलन जैसा संभावना ना उत्पन्न हो। इसके अलावा जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना और खतरे वाले क्षेत्रों से चेतावनी प्रणाली लाना चाहिए। यानी जो भी जल प्रबंधन है उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और खतरे वाले क्षेत्रों में चेतावनी वाली प्रणाली जो भी है उसको लानी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ अब यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि भूस्खलन है ना वो पता नहीं चलता अचानक। आप सामने भी रहोगे, पहाड़ के सामने ये सड़क है, आप यहाँ पर बाइक लेके जा रहे हो, पता भी नहीं चलेगा कि कब ये गिरेगा, कोई जानकारी नहीं है। भारी बारिश होती है तो ये सारी चेतावनी भी जरूरी है, लोगों को पता भी चले कि हाँ यहाँ पर नहीं जाना है। निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जो प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से होती है। यानी ये जो भूस्खलन है वो प्राकृतिक और मानव दोनों के कारणों से ही होता है। यह न केवल जान माल का नुकसान करती है बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए वनों की रोपाई या वनीकरण, जल प्रबंधन और सतर्क निर्माण, ठीक है, ये सारा काम करना चाहिए। भूस्खलन के प्रति जागरूकता और सही समय पर सावधानी बरतने से इसकी विनाशकारी प्रकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। बाकी कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या आपका, भारत में वन अग्नि के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करना है। यानी भारत में जो जंगल में आग लग जाती है इसके बारे में आपको बताना है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भारत में वन अग्नि यानी फॉरेस्ट फायर, इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा, अगर कुछ अलग वर्ड में रहे इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। फॉरेस्ट फायर एक गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या है जो देश के जंगलों और उनकी जैव विविधता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। यानी ये जो जंगल में आग लग जाती है इससे क्या होता है, सामाजिक तौर पर भी नुकसान होता है, साथ ही साथ जंगल में अलग अलग जो जीव रहते हैं, चाहे वो छोटे जीव से लेकर जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर पक्षी है या फिर जो बड़े जानवर है, उन सभी जीवों को कहीं ना कहीं यह प्रभावित करता है जो जंगल में आग लगती है। इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता बोली गई है, इनको प्रभावित करती है। वन अग्नि का प्रभाव न केवल पर्यावरण तक सीमित है बल्कि यह मानव जीवन, आर्थिक गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित करती है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए इसके कारण, प्रभाव और समाधान पर गहराई से विचार करना आवश्यक है और हम लोग इसको गहराई से देखेंगे पॉइंट वाइज। तो वन अग्नि के कारण क्या है, एक एक पॉइंट के आधार पर समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आपका, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण कहने का मतलब है जो इंसान नहीं करते हैं, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। सूखा और उच्च तापमान, सूखा समझते हो ना, यानी बारिश ही नहीं हुई, उस मानसून में बारिश ही नहीं हुई, और उच्च तापमान यानी टेम्परेचर, जो गर्मी है उसका तापमान बढ़ जाना। भारत में गर्मी के मौसम में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है जिससे जंगल सूख जाते हैं। सूखी घास, पत्तियां और लकड़ी
आग पकड़ने के लिए उपयुक्त होती है। और इस कारण से क्या होता है, अधिकतर टेम्परेचर के कारण जो पत्तियां है, लकड़ियां हैं, वो सूख जाते हैं और अचानक उसमें अपने आप टेम्परेचर के कारण आग लग जाती है। याद रखिएगा, ये हो गया आपका प्राकृतिक कारण में पॉइंट पहला। नेक्स्ट देखिए, बिजली गिरना। पहाड़ी और घने जंगलों में अक्सर बिजली गिरने से आग लग जाती है। बिजली जब गिरती है, यानी बिजली के जो तार है वो गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पार्क करते हैं। स्पार्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, आग का रूप ले लेते हैं। जो भी सूखी सूखी झाड़ियां रहती है उसमें आग पकड़ लेती है और फिर पूरे जंगल में आग लग जाती है। ये भी एक प्राकृतिक ही है, क्योंकि कोई भी बिजली का तार खुद ब खुद नहीं गिराना चाहेगा। इसके बाद तेज हवाएं। सूखे पत्तों और लकड़ी पर तेज हवाओं के कारण रगड़ से चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, जो आग का रूप ले लेती है। आप लोग अपने घरों में सुने होंगे, आपके दादी वगैरह जो भी बोली होंगे कहानी के तौर पर, अचानक आग निकलती है उस पेड़ से, तो वो बोलते होंगे कि ये भूत मुंह से आग निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि वह चिंगारी फेंकती है, जिस कारण से आग की लपटें उठती है। तो उस कारण से, यानी तेज हवाओं से भी क्या होता है, आग लग जाती है जंगल में। इसके अलावा आग्नेय ज्वालामुखी, ये रीजन आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारे एरिया में इससे आग नहीं लगता है। ये ज्वालामुखी क्षेत्र जहां पर है वहां के जंगलों में आग लग जाती है। हालांकि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कम है, परंतु वैश्विक संदर्भ में, यानी पूरे विश्व के स्तर पर अगर आप देखिएगा वन अग्नि को आग लगने के रीजन में यानी कारण में, तो आप इसे भी ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर भारत पूछे तो इसे ऐड मत कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका मानव जनित कारण। अभी हमने देखा प्राकृतिक कारण, अब समझेंगे कि मानव जनित, यानी मानव के द्वारा भी कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है। कभी कभी क्या, मैक्सिमम बार मानव के द्वारा ही जंगल में आग लगती है। अवैध कटाई और खेती। सबसे पहला रीजन देखिए, अवैध कटाई और खेती। जंगलों को साफ करने के लिए कई बार किसान और स्थानीय लोग जानबूझकर आग लगा देते हैं। जंगल में बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं और अपने खेतों को साफ करने के लिए जो भी खरपतवार है उसको आग लगाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यह आग अचानक जंगल में अगर लग जाएगी तो फिर पूरे जंगल को यह बर्बाद कर देगी। और इस कारण से भी कहीं ना कहीं मानव के द्वारा जंगल में आग लग जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका लापरवाही। ये पॉइंट क्या है भाई, तो पर्यटक, यानी बहुत सारे लोग हैं जो जंगल घूमने के लिए आते हैं। हालांकि हमारे घर के पास में ही जंगल है, आपके घर के पास में ही होगा, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम झारखंड के लोग, तो हमें पर्यटक बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, जंगल देखने के लिए, या फिर जो चारवाहे हैं जो जानवर को चराने के लिए आते हैं, या फिर स्थानीय लोग जंगल में जंगली आग को बिना बुझाए छोड़ देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। जंगल में आग लगी हो, कोई ठंड के मौसम में आग जला दिया, अब उसको लोग बिना बुझाए चल देते हैं, तो वो क्या होता है, जंगल में आग लगने का एक कारण भी बन सकता है। आगे देखिए। नेक्स्ट आपका औद्योगिक गतिविधियां। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बर्बाद करके रखा है जंगल को। खनन। खनन का मतलब जैसे खनिज को निकालने की प्रक्रिया, सड़क निर्माण और बिजली के तारों के गिरने से भी जंगल में आग लग सकती है। यानी बिजली के तार कैसे गिरेंगे, ये मानव के द्वारा अगर कुछ भी काम चल रहा है उसमें अगर बिजली के तार गिर गए तो आग लग जाती है। या खनन का काम चल रहा है, सड़क का निर्माण का काम चल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आग लग सकती है। तो औद्योगिक गतिविधियों के कारण भी आग लग जाता है। और ये लोग जब इंसान की अहमियत नहीं समझते हैं, इतने पैसे के लालच है बिजनेसमैन, तो भाई जंगल में आग लगा उससे भी को फर्क पड़ने वाला है। लेकिन सच्चाई यही है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आपका आपराधिक गतिविधियां। कभी कभी माफिया या फिर असामाजिक तत्व जानबूझकर जंगलों में आग लगाते हैं। आपराधिक गतिविधियां में क्या है, कभी कभी जो माफिया होते हैं, जो डकैत होते हैं या फिर चोर होते हैं, वह असामाजिक तत्वों को जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि लकड़ी या अन्य संसाधनों का अवैध उपयोग किया जा सके। या फिर कुछ भी अगर जंगल में अवैध काम कर रहा हो तो जानबूझकर वह आग लगा देते हैं उस चीज को छुपाने के लिए, ताकि सबूत ही ना मिले। तो आपराधिक रीजन भी हो सकते हैं। ये हमने अभी कारण देखा, अब इसके प्रभाव देख लेते हैं कि आग जब लग जाता है तो क्या क्या नुकसान होता है। पहला देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव, यानी पूरे पर्यावरण में क्या इफेक्ट पड़ता है। जैव विविधता का नुकसान, यानी जो भी छोटे बड़े जीव रह रहे हैं जंगल में उसको नुकसान, उसको इसका इफेक्ट महसूस होता है, उसको सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है। भारत में जंगल कई प्रकार के वन्य जीवों और पौधों का घर है। आग लगने से उनकी प्रजातियां पूरे तरीके से नष्ट हो सकती नहीं, हो जाती ही है। हमारे एरिया में जो जंगल था बहुत घना था, लेकिन जैसे ही आग लगी, 2-3 बार आग लगी, पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, जंगल का नामो निशान नहीं है। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन, यानी वन अग्नि से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, CO2 गैस, और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में फैलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। सीधा बात है, जैसे ही आग लगेगी CO2 गैस बढ़ेगा, जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा
तो उससे क्या होगा, मौसम पर इफेक्ट पड़ेगा, जलवायु में परिवर्तन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका मिट्टी का क्षरण। मिट्टी का क्षरण कहने का मतलब है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म होना, मिट्टी को नुकसान पहुंचाना। आग के कारण मिट्टी की उर्वरक कम हो जाती है, पेड़ की जड़ें जलने से मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है, तो ये भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा जल स्रोतों पर प्रभाव, यानी जंगल की आग जल धाराओं और भूमिगत जल स्रोतों को भी प्रभावित करती है। जी हाँ, मैंने इस आंसर को पढ़ा ना जब एडिट करते समय, तो उस समय देखा कि यार ये भी होता है, हमें पता नहीं था, रियल में नहीं पता था। मैं आपको सच्चाई बयां कर रहा हूँ कि जंगल में आग लगने से जो जल स्रोत होता है, यानी पानी खोदाई करने से जो निकलती है ना, बोरिंग वगैरह या फिर कुएं खोदने से, ये जो है ना वो कम हो जाएगा अगर आपके एरिया के जो जंगल है उसमें आग लग जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस एरिया में अगर पेड़ पौधे ज्यादा है, स्वाभाविक बात है कि वहां पर, यानी जंगल वाला इलाका की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसमें पेड़ पौधे हैं अभी अच्छे तरीके से, तो वहां पानी की कमी नहीं होती है। तो यानी जंगल की आग जलधाराओं और भूमिगत जल स्रोतों को भी प्रभावित करती है, जिससे जल संकट उत्पन्न हो सकता है। अब आते हैं आर्थिक प्रभाव। हमने देखा पर्यावरण पर क्या प्रभाव हुआ, अब आते हैं आर्थिक। लकड़ी और वन उत्पादों की हानि हो जाती है। जंगल से मिलने वाला लकड़ी, गोंद, औषधि, पौधे और अन्य उत्पाद आग में नष्ट हो जाते हैं। जंगल में बहुत सारी औषधि होती है। अभी भी आप देखिएगा, आप अगर बीमार हो ना, दवा खाते रहोगे नहीं ठीक होगे, लेकिन ऐसे ऐसे जो पौधे हैं ना जंगल में, आप उसे अगर सेवन कीजिएगा, उसको काढ़े के रूप में पीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन और वो बीमारी हमेशा के लिए ठीक होगा, बार बार नहीं होगा। दवाई से देखिएगा कि 6 महीने बाद फिर बीमार पड़ जाओगे। यानी जंगल में ये सारे औषधि, दवाई, पौधे जो भी है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावे और सारे जो फल फूल भी उगते हैं, लकड़ी भी मिलती है, वो सारा लकड़ी भी जल जाता है पूरे तरीके से या हानि हो जाती है। नेक्स्ट देखिए पर्यटन पर असर। जंगलों में आग लगने के कारण पर्यटन उन स्थानों पर जाने से बचते हैं। यानी समझिए कि कोई झील है आपके एरिया में और वहां आग लग जाती है आपस में जंगल में, तो लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, तो जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सरकारी खर्च। आग बुझाने और पुनर्वास के लिए सरकार को बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। हालांकि अभी तक मेरे एरिया में अभी तक कोई भी सरकार ऐसा पहल नहीं किया है। अब पता नहीं इस योजना के नाम से पैसा खा रहा होगा सरकार, वो पता नहीं है, लेकिन रियल में जब भी मेरे एरिया में, क्षेत्र में आग लगी, कोई बुझाता ही नहीं था। किसी को किसी से मतलब नहीं है, आग जले या किसी का घर जले। आज तक मैंने एक टैंकर भी बुझाने वाला नहीं देखा है। अब यहाँ पर बात लिखी गई है तो आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर आते हैं सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव। अब सामाजिक और स्वास्थ्य पर भी यह क्या इफेक्ट डालता है वो देखिए। मानव जीवन पर खतरा है जब जंगल में आग लगती है। जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन और संपत्ति को आग से बड़ा खतरा होता है। यानी जो भी जंगल के आसपास में रहते हैं, आग लगने से हो सकता है उसका घर भी जल जाए, उसका खेत बाड़ी में जो भी चीज है वो भी जल जाए, संपत्ति भी नुकसान हो सकता है। इन सभी चीजों का, खतरों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हो सकता है कि वातावरण जब दूषित हो जाएगा तो वो बीमार भी पड़ सकता है, यानी सांस की बीमारी, स्वास्थ्य समस्याएं वगैरह, ये सारी चीजें भी हो सकती है। और इसके अलावा आजीविका पर भी असर होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जंगलों पर ही निर्भर होते हैं। आग लगने से उनकी आजीविका प्रभावित होती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जनजाति लोग हैं जो जंगल से ही सारा कुछ, अपना भोजन हो गया शिकार करके या फिर फल फूल वगैरह, ये सारी चीजें वो इकट्ठा करके जीवित रहते हैं। और अगर जंगल जल जाएगा, कहीं ना कहीं उसके जीवन के साथ भी कहीं ना कहीं ये दुर्व्यवहार होगा, उसके लाइफ में ये इफेक्ट पड़ेगा। आगे देखिए वन अग्नि की रोकथाम के उपाय। अब इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय है ये भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, जागरूकता अभियान। अभी भी लोग क्या करते हैं, जंगल में जब आग लग जाती है, मैं खुद बहुत ही छोटा था उस समय, मैं 6 या फिर 7 में होगा, पता नहीं ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सबसे मतलब कुछ नहीं था। बस पता चलता था कि जंगल में आग लगी है तो जंगल की तरफ हम लोग नहीं जाते थे। घर वाले जो है वो बोलते थे कि उधर नहीं जाना, नहीं तो मार पड़ेगी। तो उस समय हमने देखा फिर भी हमने जाकर देखा कि वहां पर कोई किसी से मतलब नहीं है। लोग इसको हल्के में ले रहे थे कि यार आग लगी है ना, लगने दो, साफ हो रहा है जंगल। तो सबसे पहले याद रखिएगा, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। लोग अभी भी जागरूक नहीं है कि अगर जंगल जल जाए, जंगल कट जाए, तो वो हम ही को ही नुकसान पहुंचाएगा सबसे पहले, जो जंगल के किनारे वाले एरिया में रहते हैं। स्थानीय समुदाय और पर्यटकों को वन अग्नि के खतरों और इससे बचने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। स्कूलों और कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम भी आयोजित करवानी चाहिए, ताकि बच्चों को जब जानकारी होगी तो वो घर में बताएंगे और सभी को पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए तकनीकी समाधान। टेक्निकल चीजों में भी समाधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उपग्रह तकनीक, यानी आग का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए उपग्रहों का उपयोग होना चाहिए। मतलब सैटेलाइट के द्वारा भी, जो जंगल एरिया वहां पर अगर आग लगती है, बड़े पैमाने पर सैटेलाइट से तुरंत पता चल जाता है, दिख जाता है, तो उन उपग्रहों से भी पता करना चाहिए गवर्नमेंट को।
इसके अलावा ड्रोन का उपयोग, ड्रोन कैमरा जो होता है जो हवा में उड़ती है, उसकी मदद से जंगलों की निगरानी और आग बुझाने में सहायता होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ड्रोन कैमरा जंगलों में अगर उड़ाकर निगरानी की जाएगी, पता नहीं क्या क्या किनका किनका पर्दाफाश होगा, वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें नहीं हो रही है। हालांकि जब आग लगती है तो ये चीज होनी चाहिए, सारे एरिया में पता होनी चाहिए कि कहाँ तक ये आग लग गई है और कहाँ तक जाने वाली है। ये सारा कुछ ड्रोन कैमरे की मदद से पता चल सकता है। इसके अलावा फायर ब्रेक्स, जंगलों में ऐसे स्थान बनाना जहां आग को फैलने से रोका जा सके, ऐसे ऐसे जगह बनाना चाहिए जिससे आग कुछ ही एरिया तक लगे, उसके बाद आगे नहीं पहुंचे। चलिए, ये तो हो गया रोकथाम के लिए। तीसरे पॉइंट पर सख्त कानून। जी हाँ, ये चीज है ना, अगर ये चीज है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जंगलों में मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना, यानी लोग जंगल को समझ लेते हैं कि ये मेरे अब्बा का ससुराल है। कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, सोचते हैं कि ये किसी का जमीन है नहीं, हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तो आग नहीं बुझाते, जिस कारण से आग लग जाती है, या कोई सिगरेट पीते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, वगैरह वगैरह चीजें। तो इस कारण से बिना डर के, बिना कुछ सोच समझ के जो भी मन करे वो सारी गतिविधियां वो क्या करते हैं, जंगल में करते हैं। तो इन सभी को कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ये सख्त कानून लागू करके। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पर देखिए, सामुदायिक सहभागिता। देखिए, जंगल के किनारे अगर आप रहते हो, वहां के जो भी समुदाय या समाज के लोग रहते हैं, सबसे पहले आपको उस जंगल को बचाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इफेक्ट आपको ही पड़ेगा। सारा लाभ आप ले रहे हो उस जंगल से, सरकार पर ही सारा कुछ निर्भर नहीं रखना चाहिए। तो स्थानीय लोगों को आग बुझाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध भी होने चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 5 नंबर, पुनर्वनीकरण। ये क्या है भाई, पुनर्वनीकरण? यानी यहाँ पर आग से प्रभावित क्षेत्रों में फिर से उसमें वृक्षारोपण करना चाहिए। यानी देखा जाए तो आपको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। आग के कारण जो भी नष्ट हो गए हैं, जंगलों की जैव विविधता को फिर से स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका, जंगल में जब आग लगती है उसका क्या इफेक्ट होता है और उसके क्या कारण है और उसके क्या उपाय है। निष्कर्ष के तौर पर आप लिख सकते हो कि वन अग्नि एक गंभीर समस्या है जो भारत के पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके लिए जागरूकता, तकनीकी उपाय और सामुदायिक सहभागिता जरूरी है। जंगल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें उनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे। चलिए, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए। सिर्फ आप कंबल के अंदर में सो रहे हो ना, बिंदास देखिए। सूखा पड़ने के प्रमुख कारणों तथा सूखे के प्रभावों को दीजिए। देखिए, सूखा जब पड़ता है इसके क्या क्या रीजन है और इसके क्या क्या प्रभाव है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए 5 नंबर में पूछ सकता है और लॉन्ग में भी तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सूखा के बारे में देख लेते हैं कि भाई ये है क्या, सूखा मतलब क्या होता है। एक ऐसी स्थिति जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। लंबे समय मतलब 6 महीने तक, साल भर तक बारिश ही नहीं हुआ। मतलब एक सीजन जो बरसात का आता है, मानसून का आता है, वो बारिश ही नहीं हुआ। या हो सकता है 2-3 सीजन ना आए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लंबे समय तक लिखा गया है, कोई सीजन या मानसून नहीं लिखा गया है। तो लंबे समय तक बारिश नहीं होती है जिससे जल की कमी हो जाती है। भारत में सूखा एक गंभीर समस्या है जो कृषि, पर्यावरण और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। आइए सूखा पड़ने के प्रमुख कारणों और उसके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सूखा पड़ने के प्रमुख कारण में प्राकृतिक कारण देखते हैं, यानी नेचुरल जो रीजन है उसके कारण सूखा होता है। वो देखिए, कम वर्षा, यानी वर्षा ही बहुत कम हुई या फिर वर्षा नहीं हुई, एक सीजन 2 सीजन, जिस कारण से सूखा हो सकता है। भारत के कई हिस्सों में मानसून के असफल होने या फिर अनियमित वर्षा के कारण जल संकट उत्पन्न होता है। यानी मानसून कई बार नहीं हुआ, नियमित तौर पर बारिश नहीं हुई, जिस कारण से क्या होता है, जल संकट होता है और सूखा होता है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में यानी पूरे विश्व में जो तापमान है उसमें वृद्धि के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। अब देखिएगा कि कहीं ना कहीं पहले वर्षा जिस तरीके से जिस टाइम पर होती थी अब वैसा नहीं होता है। इसका रीजन है वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उस कारण से ये मौसम बदल रहा है। बिन बरसात मौसम वाला हाल, जिससे सूखे की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, भूजल का कमी, यानी अत्यधिक जल निकासी। जमीन के अंदर से हम लोग अत्यधिक जल की निकासी और भूजल पुनर्भरण में कमी के कारण जल स्रोत सूख जाते हैं। मतलब हम लोग जितना मात्रा में जल निकालते हैं, पृथ्वी धरती की जान निकाल देते हैं जल को निकालकर, और दोबारा इसको इस जगह जल भरने में टाइम लगता है। अब इस कारण से इस प्रक्रिया में भी क्या होता है,
सूखे की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे नंबर पर मानव जनित कारण। देखिए जितना आपको याद होता है ना उतना पॉइंट आप बना सकते हो, जितना आपके माइंड में आता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट बनाने के लिए कोई किताब से पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके लाइफ से रिलेटेड चीज है ना। आप यहाँ पर खुद से पॉइंट जितना चाहो उतना बना सकते हो, जितना आपके अंदर कैपेसिटी एग्जाम में लिखने की, पॉइंट्स बनाने की। तो देखिए मानव जनित कारण में क्या कारण है? वनों की कटाई यानी पेड़ों की कटाई से मिट्टी की नमी कम हो जाती है और वर्षा का स्तर प्रभावित होता है। यानी वनों की कटाई के कारण भी कहीं ना कहीं सूखा आता है। अत्यधिक जल दोहन यानी सिंचाई और अत्यधिक गतिविधियों के लिए जल का अत्यधिक उपयोग जल संकट को बढ़ाता है। ज्यादा अगर हम जल का उपयोग करेंगे, जल का दोहन करेंगे, उस कारण से भी जल संकट की सामना या फिर सूखे की सामना करना पड़ सकता है। अनियमित कृषि पद्धतियां। अनियमित कृषि पद्धतियां का मतलब हो गया जैसे कि अधिक पानी की आवश्यकता वाली जो फसलें हैं, यानी ऐसी ऐसी जो खेती है जिसको करने में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो खेती उन क्षेत्रों में नहीं करनी चाहिए जहां पर पानी की कमी है। जैसे कि गन्ने की खेती या फिर चावल की खेती, इनमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, बिना मानसून के यह खेती नहीं होगी, तो इसको उन क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए जहां पानी की कमी है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए जल प्रबंधन की कमी, जल संरक्षण और संचयन की प्रभावी योजनाओं का अभाव भी सूखा का कारण बनता है। अभी अगर आप देखिएगा जाकर राजस्थान में लोगों के जो घर है ना, वो छतों में जल संरक्षण के लिए अलग से ढलाई करके टैंकर बने हुए रहते हैं। वो पानी फिर किस तरीके से सप्लाई होकर, फिल्टर होकर फिर उनके घरों में जाते हैं, बारिश का पानी मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर सारे एरिया में होंगे तो कहीं ना कहीं जल का संरक्षण होगा, और इस पर बहुत सारी योजनाएं या फिर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इस कारण से भी, अगर इसका प्रबंधन नहीं है, इस कारण से भी सूखा होता है। ठीक है। अब समझते हैं कि सूखे के क्या क्या प्रभाव है। तो सूखा का जो प्रभाव वो कृषि, पर्यावरण और समाज को प्रभावित करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि में। तो फसल उत्पादन में कमी हो जाती है सूखे के कारण, यानी सूखा पड़ेगा तो क्या होगा? फसल नहीं होगी। सूखे के कारण खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जिससे फसल नष्ट हो जाते हैं। पशुपालन पर भी असर होता है, चारे और पानी की कमी हो जाती है। इस कारण से पशुओं को भी मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, यानी वो भूखे मर जाएंगे। इसके अलावा खेतीहर मजदूरों की भी समस्या, जो खेती बाड़ी करने वाले जो मजदूर है वो भी कहीं ना कहीं भुखमरी में चले जाएंगे। इस कारण से, सूखे के कारण खेती का काम बंद हो जाता है, जिससे मजदूरों की आजीविका पर भी संकट आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव, मिट्टी का क्षरण। पानी की कमी के कारण मिट्टी कठोर और बंजर हो जाती है, यानी मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। पानी यानी सूखा हो जाता है, तब सूखा पड़ जाता है। जल स्रोतों का सूखना, यानी जो जल स्रोत है जैसे कुएं, तालाब या फिर जो भी आप करवाए हो अपने पानी को निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर से, वो सारे स्रोत सूख जाते हैं। नदियां, झीलें और तालाब सूख जाते हैं, जिससे जल जीवन प्रभावित होता है। जंगलों और वन्य जीवन पर असर, सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है और वन्य जीवनों को पानी और भोजन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सारे पर्यावरण प्रभाव है। अब सामाजिक तौर पर क्या प्रभाव है वो देखिए। जल संकट हो जाता है, समाज में पीने वाला जो पानी है वो खत्म हो जाता है। पीने और घरेलू उपयोग के लिए जो भी जल है वो उसकी कमी हो जाती है। तालाब सूख जाएगा, लोग नहाएंगे कहाँ? बहुत सारी चीजें हैं। गांव के जो जानवर है, पशु है, वो भी कहाँ पर पानी पिएंगे? ये सारी समस्या हो जाती है। आर्थिक नुकसान भी होता है। सूखा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे आर्थिक मंदी का भी खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ प्रवास, लोग क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। जल और बेरोजगारी की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्या यानी सूखा कुपोषण, जल जनित रोग और मानसिक तनाव का भी कारण बनता है। बहुत ही सटीक और सिंपल वे में मैं यहाँ पर पॉइंट को लाया हूँ, आप इसे लंबे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फोर्थ नंबर देखिए, जलवायु और वैश्विक प्रभाव, यानी ये जलवायु को भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ पूरे विश्व के स्तर पर भी प्रभावित करता है। कैसे भाई? सूखा पड़ने पर तो ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बढ़ाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। सूखा जब हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बढ़ती है, और उस कारण से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और इस कारण से मौसम पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जलवायु पर। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन, सूखा पर्यावरणीय चक्र को प्रभावित करता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की पुनर्प्राप्ति क्षमता घट जाती है। यानी पर्यावरण का जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो चक्र है, उस चक्र को भी यह प्रभावित करता है। तो ये हो गया आपका प्रभावित करने वाले कारण। अब यहाँ पर देखिए सूखे से निपटने के उपाय क्या क्या है। सबसे पहला, जल संरक्षण। आपको जल को बचाना है, ना कि उसको बहाना है। जल
संचयन और संरक्षण तकनीकों को अपनाना चाहिए, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, भूजल पुनर्भरण के लिए कृत्रिम तालाब और बांध बनवाना चाहिए। यानी ओवरऑल आपको इसमें क्या लिखना है, जल संरक्षण में लोगों को ऐसे ऐसे तकनीक की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि खेती बाड़ी करने के लिए, कृषि करने के लिए जल कैसे संरक्षण किया जाए। इसके अलावा पृथ्वी में जो जल का स्रोत है उसको बनाए रखने के लिए तालाब, कुएं, जो भी चीज है, बांध वगैरह, ये सारा कुछ बनाना चाहिए ताकि जो जल का स्रोत है वो बना रहे। इसके अलावा वनीकरण, वनीकरण का मतलब होता है जंगल को ना काटे बल्कि और उसमें पेड़ पौधे लगाए, वनों का संरक्षण करे, उसका बचाव करे ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे। इसके अलावा कृषि में सुधार, कृषि में भी सुधार करने की आवश्यकता है, यानी सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती करना। यानी जो सूखा प्रतिरोधी समझ रहे हो, यानी कम पानी में जो फसल हो जाते हैं उसको करना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन तकनीक यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग करना चाहिए। ये खेती करने की तकनीक है, इस तकनीक में जल की मात्रा बहुत ही कम खर्च होती है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए नेक्स्ट आपका प्रभावित जल प्रबंधन, जल के उपयोग को नियंत्रित करना और जल वितरण प्रणाली में सुधार, नदियों और जल स्रोतों का भी संरक्षण करना चाहिए। यानी प्रभावी जल प्रबंधन, यानी जहां तक अगर आपको पॉसिबल है, आपके पास जो भी सुविधा है, नदी है, तालाब है, इन सभी चीजों में आपको क्या करना है, बेहतर से बेहतर तरीके से उनको सुविधा रखनी है। यानी नदी अगर है तो उसमें आपको जल स्रोत बनाए रखने के लिए जो भी आपको बन पड़े वो करना चाहिए। तालाब अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है तो उसको और उसकी खुदाई करके उसको कंडीशन सुधारनी चाहिए, उसका प्रबंधन करना चाहिए। समझ में आया ना, जहां पर भी जल है उसका मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए, उसको वैसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जागरूकता और नीतियां, यानी लोगों को सूखे के बारे में जागरूकता करनी चाहिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। सूखा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा विशेष योजनाएं और सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर होगी तो जल संकट नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट्स तो नहीं जुड़ा है लेकिन आप ये भी लिख सकते हो, जो औद्योगिक उपकरण होते हैं, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के कारण भी या फिर औद्योगिक विस्थापन के कारण भी ये सूखे की सामना करना पड़ता है। खनन होता है तो उस कारण से भी जंगल कटते हैं वगैरह वगैरह। तो जहां चाहो आप जिस तरीके से लिख सकते हो, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है यदि जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दे। तो सतत विकास, सामूहिक प्रयासों से सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में काम करना चाहिए। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, खास करके पेड़ पौधे, उनको बचाना चाहिए ताकि सूखे जैसी समस्याओं से बचा जा सके। अब आते हैं बाढ़ के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बाढ़ होता क्या है। तो बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र में पानी का स्तर सामान्य से ऊपर बढ़ जाता है, जैसे कि ये नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर गांव है बहुत सारा, एक यहाँ पर गांव, इधर बहुत सारे गांव हैं, लोग यहाँ पर बसे हुए इस नदी के किनारे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पानी का जो स्तर था पहले वो नॉर्मल था, लेकिन अचानक यह स्तर बढ़ गया और बढ़ने के कारण यहाँ पर इस गांव में पूरा पानी फैल गया, बाढ़ आ गया। इसी को ही बाढ़ कहा जाता है। समझ में आया ना, जिसमें किसी क्षेत्र में पानी का स्तर सामान्य से यानी नॉर्मल से ऊपर बढ़ जाता है तो वह भूमि जलमग्न हो जाती है, यानी वो जो जमीन है वो जल से भर जाता है। जलमग्न का यही मतलब होता है, उसी को बाढ़ कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी क्षेत्र में गंभीर क्षति का कारण बन सकती है। बाढ़ के कारणों और परिणामों को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए विचार कर लेते हैं। सबसे पहले बाढ़ के कारण को देख लेते हैं, किस कारण से बाढ़ आती है। तो प्राकृतिक और मानव दो यहाँ पर रीजन है, यानी दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पर बांटे हैं। हर एक क्वेश्चन को मैंने एक ही टाइप से लिया है ताकि क्वेश्चन को याद करने में दिक्कत ना हो। अलग अलग टाइप से कर लेंगे तो फिर आप अलग क्वेश्चन में अलग तरीके से, अलग क्वेश्चन में अलग तरीके से, तो उससे आपको याद करने में दिक्कत होगा। लेकिन एक ही टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि प्राकृतिक रीजन, मानव रीजन, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। प्राकृतिक रीजन क्या है? अत्यधिक वर्षा, भारी वर्षा या मानसून की बारिश से नदियों, झीलों और अन्य जल स्तर जो है या जल स्रोत है उसमें पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आ सकती है। यानी अत्यधिक वर्षा से जो भी नदी है या जो भी झील है वहां पर स्तर बढ़ जाता है जल का और बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा नदियों का उफान, जब नदियां भारी वर्षा के कारण ओवरफ्लो होती है तो उनके किनारे टूटने से क्या होता है, बाढ़ आ जाते हैं।
यानी ज्यादा बारिश होने से क्या होता है, नदियों का जो फ्लो होता है, जो नदियां बहती है वो ओवर फ्लो होने लगती है, स्पीड से बहने लगती है, जिस कारण से किनारा टूट जाता है और बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा विनाशकारी तूफान, समुद्र के ऊपर उत्पन्न होने वाले तूफान और चक्रवात भी भारी वर्षा का कारण बन सकते हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं। यानी जो खतरनाक तूफान आते हैं समुद्र के किनारे, जिसको सुनामी या फिर चक्रवात बोला जाता है, उससे भी तो बाढ़ आते हैं। समझ में आया ना। इसके अलावा हिम नदी से पानी का बहाव, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से जलस्तर बढ़ता है, जो नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में बाढ़ ला सकता है। हिम नदी समझते हो, हिम नदी मतलब बर्फ का नदी। अब इस नदी के कारण भी बाढ़ आती है, यानी अगर ये पिघल गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो यह पिघल जाएगा, इस कारण से क्या होता है, पानी बढ़ जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा देखिए जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि से वर्षा पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं। जलवायु में अगर परिवर्तन हो गया, यानी जिस तरीके से पूरे विश्व में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस कारण से कभी कभी बहुत तेज और बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है किसी एक क्षेत्र में। अब ज्यादा वर्षा होगी तो भाई बाढ़ आना संभव है, अगर वहां पर आसपास नदी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका मानव जनित कारण। अब मानव के द्वारा कैसे बाढ़ आती है वो देखिए, नदी की पटरी का अतिक्रमण, मतलब जब लोग नदियों के किनारे बसी बस्तियों में अवैध निर्माण करते हैं तो नदियों के उफान का भी खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वनों की कटाई, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी अपरदन बढ़ती है। यानी मिट्टी अपरदन का मतलब हो गया मिट्टी की कटाई। जैसे पेड़ था, इनके जड़ें मिट्टी को रोक रखी थी, अब ये पेड़ खत्म हो गया तो इनकी जड़ें मिट्टी को नहीं रोकेगी, तो ये मिट्टी यहाँ पर बह जाएगी, यहाँ से कट जाएगी, जिस कारण से अगर इसके बगल में नदी या तालाब है, उस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर पानी का बहाव तेज होगा और बाढ़ भी आ सकती है। इसके अलावा देखिए नदियों का अवरुद्ध होना, यानी अवैध खनन, कचरा डालना या निर्माण कार्य के कारण नदियों के प्रवाह में रुकावट आती है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन सकती है। जैसे नदी में क्या होता है, अचानक लोग क्या करते हैं, कुछ खनन करना चाहते हैं, खुदाई करते हैं, या फिर नदी है ये, इसके किनारे कुछ खुदाई कर दी है तो यहाँ पर टूट जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी और पूरे गांव को चपेट में ले लेगा। या इसके अलावा क्या होता है, लोग नदियों में क्या करते हैं, कचरा डालते हैं। कचरा डालने से क्या होता है, वह कचरा इतना ज्यादा भर जाता है जिसके कारण पानी का बहाव यहाँ पर रुकावट का काम होता है ये कचरे के द्वारा, और इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, ये इधर कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाना चाहेगी और इससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए शहरीकरण, यानी शहरीकरण के कारण जल निकासी की व्यवस्था प्रभावित होती है और बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे शहरी बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे ही पूरा शहर बसा देते हैं। आप देखिएगा उत्तराखंड में एक बार बादल फटी थी, जिस कारण से पूरा जो नदी के किनारे जितना भी शहर बसा था सब खत्म हो गया, उसको अब हटाया गया। अब वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग बना लेते हैं पैसे की लालच में। तो ये सारे रीजन भी है, यानी अचानक अगर यहाँ पर कुछ भी प्राकृतिक घटना हुई, अचानक टूट गया नदी, तो भी क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा डैमों और बांधों का टूटना, जो डैम है, ठीक है, डैम या फिर बांध, डैम समझते हो, जो बिजली उत्पादन के लिए बनाई जाती है, तो कभी कभी डैमों या फिर बांधों के टूटने से पानी का अचानक उफान आ सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी ये क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी किनारे वाले एरिया में अचानक प्रेशराइज होता है जल, जिस कारण से बाढ़ भी आ सकती है। आगे देखिए बाढ़ के परिणाम क्या क्या है। सबसे पहला देखिए मानव जीवन पर इसका क्या असर होता है। बाढ़ के कारण मृत्यु और घायल होना, यानी बाढ़ में बहने से, मकान ढहने से या अन्य कारणों से बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य समस्याएं। बाढ़ के पानी में दूषित जल, कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया होती है, या फिर बहुत सारे लोग बहकर जानवर या फिर लोग मर जाते हैं, वो सड़ गल जाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारी फैलने लगती है, जैसे कि मलेरिया, हैजा वगैरह, और इससे स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा आवासीय नुकसान, मतलब बाढ़ के कारण हजारों घर बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, जिससे लोग बेघर हो जाते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव, यानी बाढ़ से प्रभावित लोग मानसिक रूप से तनाव में भी रहते हैं, आहत हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनका घर बार सब कुछ लुट जाता है। इसके अलावा देखिए आर्थिक क्या प्रभाव है, कृषि और फसल का नुकसान होना, यानी बाढ़ से खेतों में खड़ी फसलें, जो फसल अच्छा खासा रहता है वो भी फसलें पूरे तरीके से जल में भर जाता है, पूरे तरीके से फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, भारी नुकसान होता है कृषि में। इसके अलावा संपत्ति की हानि, घर, दुकान, उद्योग और बुनियादी ढांचे सारा कुछ बह जाता है, टूट फूट जाता है और नुकसान हो जाता है। इसके अलावा व्यापार और उद्योगों का भी नुकसान होता है, यानी बाढ़ से उद्योग और व्यापारों का भी संचालन ठप हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा सरकारी खर्च, बाढ़ से बचाव के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं सारा कुछ खर्च करती है, राहत कार्य करती है। पुनर्निर्माण के लिए भी सरकार
को भारी वित्तीय संसाधन खर्च करना पड़ता है। ये सारा क्या है, इफेक्ट है, नुकसान है, यानी प्रभाव है। अब यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, यानी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिट्टी का कटाव, बाढ़ के पानी से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, जिससे कृषि योग्य भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। बाढ़ जैसे कि ये नदी है, ठीक है, यहाँ पर बाढ़ तेजी से आ गया तो पानी के बहाव से क्या होता है, मिट्टी कट जाती है, यानी ऊपर वाला जो मिट्टी होता है बहुत अंदर तक बह जाता है, और जो नया मिट्टी रहता है उसमें उर्वरक शक्ति नहीं रहती है, तो जिस कारण से क्या होता है, पूरे तरीके से यह मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है वह बर्बाद हो जाता है। अब आते हैं जल प्रदूषण। बाढ़ के दौरान पानी में मल, गंदगी और रसायन मिल जाते हैं, जिससे जल स्रोत प्रदूषित हो जाता है। यानी जल जैसे ही बाढ़ आ जाता है तो वगैरह जो भी चीजें हैं, मल मूत्र वगैरह, वो सारा कुछ बहने लगता है, जिस कारण से क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। या फिर लोग मर जाते हैं या जानवर भी मर जाते हैं तो वो सड़ते गलते हैं किसी भी पानी में बह रहे, तो इस तरीके से भी जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा वन्य जीवों की हानि, बाढ़ के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं। वन्य जीव समझते हो ना, जंगल में रहने वाले जो जानवर है, जो जीव है, उनका घर पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है और कई प्रजातियां भी प्रभावित होती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी होता है। बाढ़ की घटनाएं जलवायु में बदलाव का भी संकेत लाती है, जो पर्यावरणीय असंतुलन को भी बढ़ावा देती है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका सामाजिक प्रभाव। समाज के तौर पर क्या प्रभाव पड़ता है। निर्वासन या फिर पुनर्वासन, इसका मतलब है कि बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ता है। अपने घर को वो छोड़ देते हैं क्योंकि घर ही नहीं रहता है बाढ़ के कारण, तो वह राहत जो शिविर है, जहां पर एक कैंप बनाया जाता है लोगों को ठहराने के लिए, वहां पर उनको रहना पड़ता है और उनके पुनर्वास के लिए भी भारी प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिए आवश्यकता वस्तुओं की कमी हो जाती है, यानी बाढ़ के कारण खाने पीने की जो कमी है, पानी पीने के लिए भी, हालांकि पूरे पानी में वो बह जाते हैं लेकिन पीने लायक वो पानी नहीं रहती है, यानी पीने वाली जो पानी है उसकी भी आवश्यकता बढ़ जाती है। साथ ही साथ बीमारियां जो फैल जाती है, इसके लिए दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी कमी हो सकती है, जिससे राहत कार्य में कठिनाइयां होती है। इसके अलावा शिक्षा पर पूरे तरीके से असर होता है, यानी बाढ़ के कारण स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थान बंद हो जाते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा पर प्रभावित होता है। अब इसके उपाय देख लेते हैं। तो पहला उपाय देखिए, जल निकासी प्रणाली में सुधार करनी चाहिए, यानी शहरों और गांवों में जल निकासी की प्रणाली जो भी है उसकी अवस्था को अच्छा करना चाहिए। किस तरीके से शहरों से सारा जल निकाला जाए, या फिर जो भी गांव है सारा कुछ अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा वनीकरण और भूमि संरक्षण, यानी जंगल की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी जंगल है अगर वो कट गए हैं, पूरे तरीके से बर्बाद हो गए, तो उसको फिर से लगाना चाहिए जंगल को, यानी पौधारोपण करना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव और जल भराव कम हो। इसके अलावा बांधों और डैमों का सुधार, बांधों और डैमों में मजबूती और नियमित निरीक्षण से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, यानी जो बांध और डैम है उसको मजबूती से सारा कुछ करना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि कहीं लीकेज है या कहीं भी किसी तरीके से कुछ रिसाव हो रहा है क्या, वो सारी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा शहरी योजनाएं, यानी शहरी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष योजनाएं बनाना, जैसे कि जल संचयन और जल निकासी व्यवस्था का सुधार, ये सारा कुछ होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक जागरूकता, बाढ़ के खतरों और उससे बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा आपातकालीन प्रतिक्रियाएं योजना, यानी बाढ़ की स्थिति में तेजी से जो भी आपातकालीन या फिर जो भी राहत कार्य होते हैं, इन योजनाओं को बनाना चाहिए ताकि तुरंत लोगों को मुसीबत पर या फिर जो भी क्रिटिकल कंडीशन होते हैं बाढ़ के टाइम, ये सारी व्यवस्था उनको मिल सके। तो ये हो गया आपका बाढ़ के बारे में। अब इसके निष्कर्ष देखिए, बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, इसका प्रभाव समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसके कारणों में प्राकृतिक घटना भी शामिल है, लेकिन मानव जनित गतिविधियों की वजह से बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए सरकार, समुदाय और व्यक्तियों को मिलकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके। अभी हम लोग दो खतरनाक घटना के बारे में समझने वाले हैं, और ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये आपके देश से रिलेटेड घटना है। एक तो आपका बहुत ही खतरनाक भूकंप की घटना है और इससे भी खतरनाक सुनामी की घटना है, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से अगर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपके 5 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर हो सकता है आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या आपका, भुज में आए विनाशकारी भूकंप की विभीषिका का विस्तार से वर्णन करें। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भुज जो है वह गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को आए विनाशकारी भूकंप ने भारत के इतिहास में एक
भयावह त्रसदी के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। 26 जनवरी 2001 यानी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोचिए कितना खतरनाक भयावह भूकंप आया था भुज यानी गुजरात में। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर जब मापा गया तो 7.7 इसका पैमाना था और इसका केंद्र भुज के पास स्थित था। यानी ये जो भूकंप आई थी वह कहां पर आई थी? भुज के आसपास में आई थी। यह भूकंप सुबह 8:46 पर हुई थी। सुबह 8:46 पर 26 जनवरी के दिन सब कोई कहां पर व्यस्त होते हैं? झंडे फहराने में, गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगे रहते हैं। और देखिए उस सिचुएशन में, इस खुशी के माहौल में कितना खतरनाक गमगीन वाला माहौल बन गया होगा। जब लोग गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त थे, इसका प्रभाव न केवल भुज बल्कि गुजरात के अन्य हिस्सों और आसपास के राज्यों में भी महसूस किया गया था। 2001 के इस भूकंप के बारे में हमने देखा। अब हम लोग समझते हैं कि इस खतरनाक भूकंप ने क्या क्या नुकसान किया, कितने लोग मारे, वो सारा डिटेल से देखिए, दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पर देखेंगे जान और धन की हानि। यानी इस भूकंप में लगभग 20,000 लोग मारे गए। ये तो काउंट किए गए हैं, यानी जिन 20,000 लोगों की जो लाश मिली है वो काउंटिंग की गई तो 20,000 लोग मारे गए और लगभग 1,50,000 से अधिक घायल हुए और पता नहीं कितने लोग लापता भी हो गए थे। लाखों लोग बेघर हो गए और लगभग 4 लाख घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। 4 लाख। अब सोचिए आप जिस गांव में रहते हो वहां पर 200, 300 या फिर 400 घर होंगे, ज्यादा अगर बड़ा बस्ती होगा। और सोचिए यहाँ पर 4 लाख घर पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। इतना खतरनाक भूकंप था भुज का। और साथ ही साथ भुज, अंजार, भचाऊ और रापर जैसे जितने भी कस्बे थे वह बुरी तरह से प्रभावित हुए इस भूकंप से। अब समझते हैं यहाँ पर भौतिक क्षति क्या क्या हुई थी। इमारतें, सड़कें, पुल और सरकारी भवन भारी संख्या में पूरे तरीके से ध्वस्त हो गए थे, पूरे तरीके से टूट फूट गए थे। हो सकता है कि कई जगहों पर जमीन भी फट गई होगी। कच्छ के कई गांव पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए। यानी जो कच्छ इलाका था उसके जो गांव थे वह पूरी तरीके से मिट्टी में मिलने का मतलब है सारा कुछ रबूद हो गया होगा। ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहर को भी भारी क्षति पहुंची। जो भी ऐतिहासिक स्मारक यानी मूर्तियां या जो भी सांस्कृतिक धरोहर थी पूरी तरीके से क्षति हो गया यानी नष्ट हो गया। इसके बाद देखिए आर्थिक प्रभाव, यानी इस भूकंप के कारण आर्थिक प्रभाव भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। गुजरात की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कृषि, उद्योग और व्यापार को भी भारी नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान लगभग 25,000 करोड़ रुपए का था। 2001 की मैं बात कर रहा हूं, 25,000 करोड़। आप सोच भी नहीं सकते हो कितना ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। आगे देखिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। इसका मतलब क्या है? लोग भयभीत हो गए। मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब है मेंटली लोग डिप्रेशन में चले गए, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो गए इतना खतरनाक भयावह चीज देखकर। क्योंकि परिवार के कई लोग मर गए होंगे, कई लोग घायल हो गए होंगे, कई लोग जिंदा होंगे। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मानसिक यानी मेंटली और सामाजिक तौर पर सोशलाइज तरीके से भी पूरा इफेक्ट पहुंचाया यह भूकंप। परिवार बिखर गए और सामुदायिक जीवन में गहरा संकट भी आया। इसके बाद ये जो भूकंप इतना खतरनाक आ गया, इतना खतरनाक नुकसान हुआ, इसके बाद राहत और पुनर्निर्माण वाली सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई। तो किस तरीके से कराई गई वो देखिए। सरकारी प्रयास भी किए गए। भारत सरकार द्वारा तत्काल बचाव कार्य शुरू की गए जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना ने भाग लिया। भारत सरकार और राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए बड़े योजना बनाए, मतलब बड़े पैमाने पर योजना भी बनाई कि उन योजनाओं से लोगों को राहत मिले और लोगों की मदद की जाए। ठीक है, पुनर्वास के लिए यानी उनके घरों को बनाया जाए फिर से। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मदद, यानी देश में तो मदद मिल ही रही थी, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यानी कई दूसरे देशों से भी आर्थिक सुविधाएं भी दी जा रही थी। जैसे कि विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सहायता भेजी जिसमें आपका राहत सामग्री, दवाइयां और आर्थिक यानी पैसे कौड़ी से रिलेटेड उपलब्ध भी कराई गई। अंतर्राष्ट्रीय मदद यानी विदेश से भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा पुनर्निर्माण और विकास, यानी जो भी चीजें खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी, लोगों का आवास नष्ट हो गया था, तो इसमें क्या हुआ, भुज और आसपास के क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुए। भूकंप रोधी तकनीकों का उपयोग कर नई इमारतों का निर्माण किया गया। यानी इसमें फिर से नए नए इमारत बनाए गए और ऐसे ऐसे इमारत का निर्माण करवाया गया जिससे भूकंप के टाइम में ज्यादा इफेक्ट ना हो, यानी भूकंप रोधी इमारत बनाए गए। इसके अलावा
आगे देखिए सबक और सुधार, यानी ये जो भूकंप था इसकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी इतना खतरनाक भूज यानी गुजरात में भूकंप आएगी। तो इस भूकंप से भारतीय सरकार ने बहुत कुछ सीखा और उसे सबक भी मिला। भूज भूकंप ने भारत को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक सतर्क और तैयार रहने की भी सीख दी, जिनमें से आपका भूकंप रोधी निर्माण, इसका मतलब है भवन निर्माण में भूकंप रोधी मानकों को अपनाया गया, यानी ऐसे ऐसे घर का निर्माण करना है जिससे भूकंप में किसी तरीके से ज्यादा दुर्घटना ना हो, साथ ही साथ नुकसान भी ज्यादा ना हो। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्रणाली यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना की गई। इसकी स्थापना इसी टाइम हुई थी और इसमें भी और बहुत सारी सुविधाएं जोड़ी गई। सामुदायिक जागरूकता यानी लोगों को भूकंप से बचने के तरीकों के प्रति जागरूक किया गया। इससे पहले लोगों को उतना जानकारी नहीं था भूकंप के बारे में, कई लोग तो दौड़ भाग के चक्कर में ही मर गए थे भुज में। इसके बाद फिर लोगों में जागरूकता फैलाया गया, जानकारी दी गई किस तरीके से भूकंप के टाइम में या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आए उस सिचुएशन में कैसे निपटना है। तो ये सारी चीजें भुज के भूकंप से सीख मिली, सबक मिली और इसे सुधारा गया। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यह भूकंप भारत के लिए एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन इससे मिली सीख ने आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण में नई दिशा प्रदान की। हालांकि मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया, एक शॉर्ट समराइज करके, लेकिन आपके दिमाग में जरूर ये चीज खप गया होगा कि भुज की वो घटना क्या घटना थी, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है वो आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ये भी खतरनाक घटना थी 2001 के बाद 2004 के भारतीय महासागर में आए सुनामी आपदा। ये भी बहुत ही खतरनाक सुनामी थी, इतना खतरनाक कि अभी आप इसके बारे में पढ़ोगे तो दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। 2004 के भारतीय महासागर में आए सुनामी आपदा मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। यह त्रासदी 26 दिसंबर, देखिए सुनामी जो आया था, ठीक है, 2004 में, याद रखिएगा वह दिसंबर महीना में आया था, वो भी 26 तारीख को, और जो भुज में हुआ था वो जनवरी में आया था, ठीक है, 2001 में भुज वाली घटना जनवरी में, वो भी 26 तारीख को। तो डेट यहाँ पर मिलता जुलता है, अच्छे से आप याद कीजिएगा। तो यह जो है वो 26 दिसंबर 2004 को हुई, जब इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समझते हो, चारों तरफ ये समुंदर है और यहाँ पर एक पृथ्वी सा कुछ रहता है, चारों तरफ पानी रहती है। तो जो पानी के बीच में जो छोटा सा भूभाग रहता है, जमीन रहता है, द्वीप रहता है, ठीक है, पहाड़ के जैसा, उसी को ही द्वीप बोला जाता है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के भीतर यह सुनामी उत्पन्न हुई थी और इसी द्वीप में समुद्र के अंदर में 9.1 से लेकर 9.3 की तीव्रता से भूकंप आया था समुद्र के अंदर में, इस द्वीप के पास में। जैसे कि ये द्वीप है, ठीक है, ये द्वीप है, अब इधर किनारे किनारे ये समुद्र है, तो इसी के इधर पास में, ठीक है, इस द्वीप के पास जो समुद्र इलाका है उसके भीतर में, यहाँ पर अंदर में हो सकता है 9.1 से लेकर 9.3 की तीव्रता से भूकंप आया था और इस भूकंप ने समुद्री तल को विस्थापित कर दिया, जिससे विशाल सुनामी लहरें उठी। इन लहरों ने भारतीय महासागर के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इसके बाद अब हम लोग डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले भूकंप और सुनामी का उद्गम, यानी ये जो भूकंप आया था 2004 में, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहां पर आया था, किस तरीके से आया था, वो देखिए। भूकंप का जो केंद्र था वह सुमात्रा द्वीप के उत्तरी भाग से लगभग 160 किलोमीटर दूर समुद्र में यह भूकंप आया था। यानी ये जो अगर आपका सुमात्रा द्वीप है तो इसके उत्तर दिशा में, यानी ऊपर की दिशा में 160 किलोमीटर, समझ में आया ना, इधर आगे के साइड में ये समुद्री इलाका है पूरा, तो यहाँ पर भूकंप आया था। और इसकी गहराई कितनी थी भूकंप की, भूकंप समुद्र के तल के नीचे लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर हुआ था। 30 किलोमीटर अंदर में ये भूकंप हुआ था तल की गहराई में। और यह किस कारण से हुआ था, तो टेक्टोनिक कारण। टेक्टोनिक कारण मैंने आपको कई बार बताया है। टेक्टोनिक का मतलब होता है पृथ्वी अनेक प्लेटों से बनी हुई है। तो कभी कभी क्या होता है, जो भारी प्लेट होता है, प्लेटें क्या होते हैं, आपस में दबाव डालते हैं, तो कभी कभी जो भारी प्लेट होता है वह ऊपर चला जाता है इस टाइप से, और जो हल्का जो प्लेट होता है नीचे चला जाता है। इस तरीके से अगर वह आपस में धकेलेंगे, खिसकेंगे, तो कहीं ना कहीं भूकंप आएगी, और यही कारण यहाँ पर हुआ था, टेक्टोनिक कारण। यह भूकंप भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच उपडक्शन जोन में आया, जहां भारतीय प्लेट बर्मी प्लेट के नीचे खिसक रही थी। यानी जो भारतीय प्लेट था वह बर्मी प्लेट के नीचे खिसक रही थी। ये बर्मी प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, अब ये इसके नीचे खिसक रही थी और ये ऊपर जा रहा था, और इसी प्रक्रिया में क्या हुआ, भूकंप आया।
भूकंप से समुद्री तल में बड़ा बदलाव हुआ, जिससे पानी विस्थापित होकर सुनामी की लहरों के रूप में ऊपर उठने लगा। अब इस सुनामी से कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ वो देखिए। सुनामी ने इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया और सोमालिया जैसे 14 देश को प्रभावित किया। कितना खतरनाक सुनामी, आप सोच लीजिए। सबसे अधिक प्रभावित देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया था, सिर्फ यही था, ठीक है। इंडोनेशिया ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जहां सुनामी लहरों ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। अब यहां पर समझते हैं कि इस सुनामी के कारण जन और धन की हानि किस तरीके से हुई थी। मृत्यु की अगर बात करें तो लगभग 2,30,000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग लापता हो गए थे। घायल की अगर बात करें तो लाखों लोग घायल थे। बेघर की अगर बात करें तो 15 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। इतना खतरनाक यहाँ पर हानि हुई थी जान और माल की। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी तबाही हुई थी इन जगहों पर। इसके अलावे प्राकृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी हुआ था, यानी तटीय क्षेत्रों का विनाश हो चुका था। सुनामी ने गांवों, शहरों और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। मिट्टी का खारापन, यानी जो मिट्टी थी वह पूरे तरीके से अनउपजाऊ हो चुकी थी, खारापन हो चुका था। जो समुद्र का पानी था, यानी तटीय कृषि भूमि खारे पानी के कारण अनुपयोगी हो गए थे, पूरे तरीके से बर्बाद हो गई थी मिट्टी, अनउपजाऊ हो गया था। पर्यावरणीय नुकसान भी हुआ था। मैंग्रोव, कोरल रीफ और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी क्षति पहुंची। यानी जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, लोग अलग अलग जीव रहते हैं, जीते हैं आपस में, इस तरीके से समुद्र में भी पारिस्थितिकी तंत्र होती है, वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। यानी समुद्र के जीवों को भी भारी नुकसान हुआ था इस सुनामी के कारण। साथ ही साथ आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें, सुनामी ने अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान किया था। भाई अरबों डॉलर, समझ रहे हो ना, अरब डॉलर की बात हो रही है, रुपये की बात नहीं हो रही है, अरबों डॉलर। पर्यटन, मछली पालन और तटीय उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था। लोग घूमने के लिए जो आते थे, मछली पालन से रिलेटेड जो भी चीजें वो करते थे, अपना व्यवसाय, और जो भी तटीय उद्योग थे, सामान का आना जाना, व्यापार वगैरह, सब पूरे तरीके से चौपट हो गया था, ठीक है। अब ये सारी घटना होने के बाद राहत और पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या सुविधाएं थी वो देखिए। सबसे नंबर 1 पर अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिली थी। लगभग 14 अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता विभिन्न देशों और संगठनों ने दी थी। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और अन्य एजेंसियों ने राहत कार्यों में भाग लिया था। लगभग सोचिए 14 अरब डॉलर। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सरकारी प्रयास, यानी भारत सरकार के द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए। तो भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और पुनर्वास के लिए तुरंत कदम उठाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने राहत कार्य को तुरंत वहां पर स्टार्ट किया, क्योंकि इसकी स्थापना 2001 में हो गई थी। याद रखिएगा 2004 में इन्होंने पूरे तरीके से भूमिका निभाई होगी। इसके अलावा तीसरे पॉइंट पर पुनर्निर्माण, प्रभावित क्षेत्रों में घर, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण किया गया। तटीय क्षेत्रों में चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए। अब इस घटना से भी लोगों को सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि भूज की घटना से, भूकंप के बारे में तो सीख मिली, सुनामी से भी यहाँ पर इस बड़े भयावह खतरनाक आपदा से भी सीख मिली। और इस सीख से क्या क्या सुधार हुई वो देखिए। सुनामी चेतावनी प्रणाली शुरू की गई, यानी 2004 की सुनामी के बाद भारतीय महासागर में जो भी तटीय इलाका होता था, समुद्र का किनारे वाला इलाका होता था, वहां पर सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई। एक ऐसी प्रणाली है जिससे लोगों को तुरंत सचेत किया जाए 1-2 दिन पहले ही कि आप यहाँ से सारा कुछ खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुनामी आने वाली है। इसके अलावा भारत में इंडोनेशिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी INCOIS ने सुनामी अलर्ट जारी करने की जिम्मेदारी ले ली, ठीक है, ये जो संस्था थी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में भी सुधार हुआ। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर किया गया। तटीय समुदायों को जागरूक किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया किस तरीके से सुनामी आती है, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा भवन निर्माण और योजनाएं, यानी तटीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा मानकों को अनिवार्य किया गया। यानी तटीय क्षेत्र में जो भी सुरक्षा लोगों को दे सके वो सारी चीजें वहां पर अनिवार्य की गई। तटीय क्षेत्रों के पुनर्वास और विकास में स्थायित्व पर जोर दिया गया, और साथ ही साथ जो भी वहां पर प्रॉब्लम हुई थी, जो भी वहां पर नष्ट हो गई थी तटीय क्षेत्रीय इलाका में, उसका फिर से निर्माण किया गया। बाकी आप निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हो 2004 की भारतीय महासागर सुनामी एक भयानक त्रासदी थी। त्रासदी का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक आपदा,
जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल क्या दी भाई, जिंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि इसने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों में सुधार और चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया। यानी इन घटनाओं से लोगों को सबक मिला और बहुत सारी चीजों में सुधार हुई। इस घटना से सीखे गए सबक आज वैश्विक आपदा प्रबंधन में मील का पत्थर साबित हुआ है।